It was a big red flag for me. Premarital coaching खाली कुंवारे लोगों के लिए नहीं है. होम मेकर है तो सब कुछ यही है. फिर मेडल मिलता है सैक्रिफाइस करने. ये जो चीज़ है ना, ये वहाँ से मुझे थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ था कि ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहो. थॉट वर्क बहुत ज़रूरी है. इमोशनल बैगेज मैनेज करना खुद बहुत ज़रूरी है. बिलीफ सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है. कुछ बिलीव्स अराउंड फाइनेंस भी होती हैं. कुछ सारे एक औरत की भी नीड्स है, एक मर्द की भी नीड्स है, लेकिन दोनों को ना रिस्पेक्ट चाहिए. मेरा बाप शराबी कबाबी था इसलिए मैं वैसे ही होऊंगा, या दूसरा है कि वो था इसलिए मैं वैसा नहीं हूँ. आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स बच्चों के साथ सक्सेसफुल नहीं है, तो क्या आप सक्सेसफुल हैं? शादी से पहले बाउंड्री बनाना तो सीख लें. शादी अपने लिए कर रहे हो या अपने घर वालों के लिए कर रहे हो, पहले ये क्लैरिटी ले लो. देसी कल्चर में डेटिंग उस तरह से अलाउ नहीं होती. नहीं भेजो, छुपके करेंगे. यासिर और मैं गप्पे मार रहे हैं, रात के 2 बज गए, मेरा भाई बैठा सड़ रहा है और मुझे देखता था और घड़ी को देखता था. व्हेन आई पुट माई सेल्फ आउट, व्हेन अ यंग पर्सन, उसकी भी एक एस्पिरेशन होगी, कोई उसके भी तो गोल हो सकते हैं ना. अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस में होती है, अट्रैक्शन पॉजिटिव वाइब्स में होती है, अट्रैक्शन आपकी बॉडी लैंग्वेज में होती है कि हाँ मैं वो मैग्नेट हूँ. स्टॉप सीइंग वुमेन एज बेबी मेकिंग मशीन्स. लड़कों का भी मुझे मैसेज आता है, लड़कियों का भी मैसेज आता है, तो उसका मतलब है दोनों तरफ से एक एफर्ट हो रही है. पर्सनल ग्रोथ है, अपने बारे में अवेयरनेस है, और आपको ये भी पता चल जाएगा विद टाइम आप इवॉल्व हो रहे हैं ना, तो आप कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, ग्रो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए होती है. सेकेंडली, वल्नरेबल का मतलब वीकनेस नहीं होता. एम्पावर हो जाता है आदमी वल्नरेबल होकर. अगर दोनों कमा रहे हैं तो 50-50 जरूरी नहीं है. अ कपल नीड्स टू जेल टुगेदर. If you want to run fast, run alone. If you want to run for the long distance, run together. आप क्यों वो शख्सियत नहीं बन रहे जिससे आप पुरकशिश हो जाओ? ये एग्जाम्पल दे सकती हैं एक एक करके. रेड फ्लैग हो गया ये. अच्छा, अगर स्पाउस है तो क्या करेंगे? रन ऑफ द मिल, कोई मसला नहीं, घर की खेती है. पार्क्स में लोग बैठे हैं, अब कंधे से कंधा जुड़ा हुआ है, घुसे हुए. बाउंड्री से एक बड़ा टॉपिक है, औरत औरत की दुश्मन हो रही है. हालांकि इसकी जरूरत नहीं है. When it doesn't work, change it, tweak it, without any conflict. मर्द की लाइफ जो है ना बड़ी मुश्किल है. आप एशियन मर्द इस दबाव में इसलिए है क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है. अक्सर वो मजाक में कहते हैं तुमने अभी मेरा सिर्फ प्यार देखा है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने सब देख लिया. लड़कों की वायरिंग क्या होती है, अगर आपको कुछ बताया ना तो आप उसे ट्रबल शूट करने बैठ जाओगे. इफ अ पर्सन इज कमिंग टू यू एंड सेइंग पता है आज क्या हुआ, यूं हो गया, ये हो गया, होल्ड योर एडवाइस. पूछ लें तुम्हें मेरा मशवरा चाहिए या बस मैं सुन लूं, क्योंकि कई दफा आप इस पोजीशन में ही नहीं होते कि आप उस मसले को हल कर सकें. लव कई तरह का है. एक लड़के बेवकूफ में पिसे जा रहे हैं. लिविंग इन द मोमेंट इज वेरी गुड, बट टुगेदर इट्स ब्यूटिफुल. सना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास. आप बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह. यासिर भाई की तरह लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग पॉज. हाँ. और खैर हमारी एक अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी फॉलोइंग है. बात सिंपल है कि अलग फॉलोइंग है, मेरी अलग फॉलोइंग है, मेरी यासिर भाई की अलग फॉलोइंग है, मेरी आपकी अलग फॉलोइंग है, तो लोग इंतज़ार करते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं. मुझसे भी पूछा. हाँ, फहद के साथ आपका कुछ आ रहा है फिर मजीद पॉडकास्ट? फड्डा वड्डा तो नहीं है. अच्छा, मुझसे फड्डे का तो नहीं पूछते, जाहिर है उनको अंदाजा मैं कैसे लोगों से बात करती हूँ. बट अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह. तो आज जो ख़ास तौर पे हमारी बातें कुछ रिपीटेटिव लग सकती हैं लोगों को, लेकिन हमारी कोशिश होगी, क्योंकि देखें थीम सेम होती है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें रिलेशनशिप पे जब भी की हैं, तो आज हम थोड़ा सा उसको पिवट करेंगे प्री मैरिटल रिलेशनशिप कोचिंग की तरफ, क्योंकि असल चैलेंज वहीं आता है. सारी फसाद की जड़ जब आती है जब दिमाग से खून चला जाता है. सही है, सारा दिल की तरफ आ जाता है. हाँ. जैसे यासिर भाई कहते हैं कि दिमाग से खून चला जाता है. हाँ. इंसान पागल हो जाता है कि यार करनी है तो इसी से करनी है. हाँ. उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सवाल नहीं उठाते. मतलब हमें हर चीज़ बड़ी रोज़ी बड़ी फ्लैशी नज़र आ रही होती है. प्रॉपर क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते. अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस लेवल्स हमारे नहीं होते. अवेयरनेस में हमारे जो इमोशनल बैगेज होता है और जो इमोशनल सारी चीज़ें होती हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हो रही होती हैं. मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि प्री मैरिटल कोचिंग को एज ए डिसिप्लिन लेने में आपको क्या लगता है, क्या इश्यूज़ और कंसर्न्स हैं जो आपने आजकल के लोगों में देखे हैं, लड़के लड़कियों में जो सेम उम्र के हैं, ख़ासतौर पे 18-19, मुझे लगता है 16 से शुरू हो जाता है ये. बिल्कुल 16, 18, 19 से, क्योंकि आजकल जल्दी शादियाँ भी हो जा रही हैं, लोग जल्दी भी कमाना शुरू कर रहे हैं. बहुत ये इसमें बाइफिकेशन है कि कुछ लोग 30 में शादी करना चाहते हैं स्टेबल होके. लेकिन जो भी है 22-23 साल में जितने लोग मेरे अभी हत्थे छड़े हैं उनका ये है कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं है और वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है क्या करना चाहिए. तो
कौन से ऐसे इश्यूज और कंसर्न्स हैं जो आपको लगता है कि यार प्री मैरिटल कोचिंग के रास्ते में आते हैं? अच्छा, मैं इसको इस तरह से बताऊंगी आपको कि अब जो मेरे पास इनबॉक्स मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, वो खाली लड़कियों के नहीं होते, लड़कों के भी होते हैं। और मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है कि व्हाट मेक्स यू थिंक यू आर रेडी टू गेट मैरिड? तुम्हें कैसे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम शादी के लिए रेडी हो? क्योंकि शादी फहद 3 इवेंट्स तो नहीं है ना। शादी एक कमिटमेंट है, ठीक है। सो जब मैं प्री मैरिटल की बात कर रही हूँ तो मैं एज ग्रुप की बात नहीं कर रही, मैं मेंटल रेडीनेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जनरेशन्स अब वोक हो गई हैं। जेन जी की अगर बात करें, देखिए मिलेनियल्स में भी कुछ हैं जो अभी गैर शादीशुदा हैं। मिलेनियल से मतलब अब वो 30s में होंगे, 40s एंटर कर रहे होंगे, ठीक है। उनकी अपनी नौयत के कंसर्न्स हैं, उनके ऊपर सोसाइटल प्रेशर्स और माँ बाप के प्रेशर्स हैं। उनकी क्वेरीज किस तरह की होती हैं कि घर बैठे रिश्ता नहीं आ रहा तो आप इंतज़ार में हैं। किसके इंतज़ार में? अब उम्र बढ़ने की वजह से उनके पास प्रेशर ये आता है कि जी उम्र निकल जाएगी। व्हाट डज़ इट मीन उम्र निकल जाएगी? ठीक है, जिन बच्चियों की जल्दी शादियाँ हुई हैं, क्या वो उन शादियों में खुश हैं? क्या शादी कर लेने से गारंटी हो जाता है कि ये खुश रहेंगी? चेक बॉक्स है एक, ठीक है, मतलब किसके लिए वो? अच्छा, इसी तरह फिर जो यंग हैं, लेट टीन्स में, आपको पता है ना ऑक्सीटोसिन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है और आप अफेक्शन, अटेंशन, इम्पोर्टेंस इतनी मिलने लगती है किसी से भी, जिससे भी मिलती है, रुझान उस तरफ हो जाता है। बिल्कुल। उस रुझान के होने की वजह से जब बच्चियों को यही नहीं सिखाया गया होता या लड़कों को ये नहीं सिखाया गया होता कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग क्या है, ठीक है, तो उनको वो आराम से रेड फ्लैग इग्नोर कर देती हैं। ये बिल्कुल इस तरह जैसे जब मैं मेडिकल करी थी ना, तो फर्स्ट टाइम स्टेथोस्कोप हाथ में लिया ना, तो हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि दिल की धड़कन सुननी है। हम सब ने फटाफट लगाया, अब हम पैल्पेट कर रहे हैं, अब हम क्या सुन रहे हैं? तो उन्होंने कहा तुम लोगों को पता भी है आइडेंटिफाई कैसे करना है? तो जब तक कोई आइडेंटिफिकेशन सिखाता नहीं है, आप वो सुन रहे हैं लेकिन वो आपके पास रजिस्टर नहीं हो रहा। डज दैट मेक सेंस? तो आपके सामने रेड फ्लैग गुजर जाएंगे, किस उम्मीद में? दुआ करो, इस्तिखारा करो, बेहतर हो जाएगा, शादी विल फिक्स थिंग्स फॉर यू, शादी के बाद बच्चा विल फिक्स थिंग्स फॉर यू, ठीक है। सास को अपने हाथ में ले लो, पूरा घर खुश हो जाएगा। ओह माय गॉड, ठीक है। मतलब ये चीज़ें ऑब्वियसली मुझ तक पहुंचती हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि यार क्या इन्होंने देखा है, क्या सुना है, किन चीज़ों के साथ ये बड़े हुए हैं, इनकलकेट हुई हैं ये बातें ना। आमतौर से हम बहुत इजीली बोलते थे फिल्मों से हुई हैं। मैं ये बोलने वाला था कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना तो बेसिकली ये नहीं होता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे तो फादर भी ये करते हैं मेरी माँ के साथ, तो अगर ये इसमें है तो क्या हो गया? एक चीज़ ये भी होती है, फॉर एग्जांपल मेरी बेटी के लिए सिगरेट पीना इज़ रेड फ्लैग, छोटी सी है भी, लेकिन ये है कि सिगरेट पीता है, क्योंकि मेरे अब्बा नहीं पीते, लेकिन अब्बा पी रहे होते तो उसके लिए वो रेड फ्लैग नहीं होता। मेरे लिए भी था। और जब यासिर मेरा सीन ऑन हो रहा था तो यासिर वाज अ स्मोकर, ठीक है, ही वाज, आपने एफर्ट इट वाज अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी। मैंने बोला भी कई दफ़ा, मैं अक्सर बता भी देती होती हूँ कि जी शादी के शुरू के 2 साल मैंने बड़े झगड़े किए हैं, क्योंकि इनके तो अंडर गारमेंट्स तक में से सब स्मोक की स्मेल आती थी, ठीक है, क्योंकि वो चेन स्मोक करते, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा स्मोक करता था भाई। जी बिल्कुल। और समहाउ ना नौकरी पेशा इंसान के पास ना ये एक्सक्यूज़ आ जाता है कि जी वर्क स्ट्रेस बहुत बिल्कुल ठीक है। वर्क स्ट्रेस को मैनेज करने के कई तरीके हैं, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। बट प्री मैरिटल कोचिंग या शादी से पहले की कोचिंग खाली कुंवारे लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो पहले अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने इमोशनल बैगेज पे या इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए लेना चाहे, अपने बिलीफ सिस्टम पे। फात कितने लोग हैं जिनसे जब मैं ये पूछती हूँ आपको क्या लगता है एक बीवी का रोल क्या होना चाहिए, तो होम मेकर, क्या जवाब देते हैं वो? एक हस्बैंड का रोल क्या होना चाहिए, क्या जवाब देते हैं वो? कमाओ पूत। हाँ, कुछ आपको अंदाज़ा हो रहा है मैं किस तरफ जा रही हूँ, ठीक है। सो ये बड़े टिपिकल वो जुमले जिनका मायने क्लियर नहीं है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड?
उन्होंने माओ से सुना, दादियों से, नानियों कंपार्टमेंटलाइज से किया हुआ सुना। है कि इसमें है तो यही है, होम मेकर है तो सब कुछ यही है अच्छा, बस। एक और बिलीफ ये है कि जी मर्द प्रोवाइडर होता है, ठीक है। ये बिलीफ मेरे अब्बा की टाइम तक तो बिल्कुल ठीक थी, वन ब्रेड विनर, एवरीबडी इज़ अ डिपेंडेंट। आज के इन्फ्लेटेड दौर में ये बिलीफ बहुत सी फैमिलीज़ में डिवोर्सेस का बायस बन रही है, बिकॉज अगर वो मर्द प्रोवाइड करने के लिए 2-3 जॉब्स कर रहा है, इधर उधर बाहर मसरूफ़ हो गया, अब उसके पास इतना टाइम नहीं बचा कि वो फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सके, और वो आके कहेगा तुम लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है। क्या वो अपनी जगह गलत है? मैं उसको गलत नहीं कहूँगी। क्या वो अपनी जगह सही है? हाँ, किसी हद तक सही है, लेकिन जिम्मेदारी और प्यार और मतलब इसकी बहुत इलेबोरेशन है जो कि मिसिंग है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बाप को इसी तरह प्रोवाइड करते देखा और उसकी माँ उसी में घर चला रही थी और खुश हो रही थी, ठीक है। अब खुश हो रही थी या नहीं हो रही थी ये भी एक सब्जेक्टिव सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। बज़ाहिर कि हमने तो कभी चिक खुश। चिक भी नहीं की, या मेरी माँ ने तो ऐसी सब कुछ सहा, और अब वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि बेटी भी सब कुछ ऐसी अच्छा, सहे। फिर मेडल मिलता है सैक्रिफाइस हाँ करने का, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो जिस बच्चे ने शादी से पहले, अपनी शादी से पहले अपने माँ बाप की डायनामिक्स, अपने दादा दादी, नाना नानी की डायनामिक्स, अपने चाचा चाची, खाला खालू, पुप्पा पुप्पी, जो रिश्तेदार घर में मौजूद हैं, उनके डायनामिक्स देखे हैं, वही फर्स्ट उसकी लर्निंग्स हैं, ठीक है, चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों। उसने जब अगर ये सीख लिया बिलीफ सिस्टम पे, अगर उसने ये सीख लिया कि जी सैक्रिफाइस इज़ लव, तो उसके ब्लूप्रिंट में ही आ गया। अब मेरे पास जब ऐसा शख्स आएगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की आए, मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आगे इसको सर्व करेगा कि नहीं। आपको पता है एक छोटी सी बात, नेक औरत का कॉन्सेप्ट जो मेरे जहन में एक ज़माने में आया था, मैं छोटा सा था, मेरे ख्याल से मैट्रिक इंटर में हो गया था, तो ज़ाहिर है सेक्स लाइफ पे थोड़ी बहुत बातें अम्मा से खुल के हो जाती थी। तो अम्मा ने मुझे एक बात बताई कि उनके मोहल्ले में ख़ातून थी जिनकी शादी हो गई थी किसी ऐसे बंदे से जो कि रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं था, ठीक है। और वो इंटरेस्टेड भी नहीं था, और उस औरत ने ना कभी ज़माने को पता नहीं चलने दिया कि इस मर्द के साथ मसला है। उसने 30 साल गुजार दिए, उसकी वो नहीं थी, और आखिर में आके बेचारी पागल हो गई थी। मतलब वो ना उसकी नीड्स, सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, तो वो बेसिकली कहने का मतलब ये था, और वो तकरीबन 25-30 साल में पागल हो गई थी। और यंग थी, और हमने उसको अपने सामने देखा कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थी। उस औरत को उन्होंने कहा नेक औरत थी, और सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, जितने भी लोग उस औरत को जानते थे कि यार कितनी नेक औरत है, इसने सेक्रीफाइस किया, अपने मियाँ का पता नहीं चलने दिया, पागल हो गई, नेक औरत थी। पर्दा रखना, पर्दा रखना, ये जो चीज़ है ना, ये वहाँ से मुझे थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ था कि ये एक नैरेटिव है जो डेवलप किया गया कि नेक औरत का मतलब ये होता है कि सब कुछ बर्दाश्त करती रहो, कुछ भी हो, भले तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारी सेक्सुअल हेल्थ ख़राब कुछ भी हो। तो ये तो एक पर्सनैलिटी की नफ़ी है ना। हाँ। और एक और चीज़ देखें, इसमें कुछ राइट्स वायलेट हो रहे हैं। आपको पता है ना कि इस्लाम अलाउ करता है खुला, बिल्कुल 6 महीने तक अगर आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है। अब सेटिस्फैक्शन भी सब्जेक्टिव है, ठीक है। कौन, क्या पैरामीटर्स हैं, कुंवारी लड़कियों को क्या मालूम है जिसकी सही बात बेसिस है। पे वो ये कह रही हैं शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कि जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो वो भी सब्जेक्टिव है, किस कंटेंट से आप, बिल्कुल ऐसे ही। डिजिटल एज है, इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल हर तरह की। ऐसे तो हमारी जो अब इस एज ब्रैकेट में हैं और कोचेज़ हैं या मेंटर्स हैं, हम उनको थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं। मतलब वो मिसाइल है, हमें सिर्फ डायरेक्शन देना है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जी थॉट वर्क बहुत ज़रूरी है, इमोशनल बैगेज अपना मैनेज करना खुद बहुत ज़रूरी है, बिलीफ सिस्टम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि उनकी शादी किससे होगी, और कुछ ऐसे हैं जो कमिटेड हैं, फियांसेस हैं, उनके फियांसेस के अलग प्रेशर्स हैं। मैंने मॉर्निंग शो में एक दफ़ा बोला कि जी न्यूड्स के ऊपर ना, कि फियांसे या निकाह हो चुका और रुखसती नहीं हुई, तो ये एक सिचुएशनशिप है, ये किस तरह की रिलेशनशिप है कि जिसमें हक समझ लिया जाता है, जिसमें यस आपको हक कह के मिजाजी खुदा वाली फीलिंग आ जाती है। हाँ, कि मतलब मैं तो तुम्हारे लिए, अब देखें अपनी सेफ्टी, ये एक वो बाउंड्री है, ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है हर मर्द हर औरत को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। फिज़िकल इंटीमेसी अपनी जगह, राइट। अक्सर ऐसा भी हो रहा है कि जी बच्चियाँ क्योंकि अब अवेयर हैं
तो सेक्सुअल रिलीज के उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो करती हैं, बेशक उसमें कोई इन्वॉल्व हो ना हो, खामोशी से सीक्रेटली भी वो कर सकती हैं। मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज उसके बाद ज़रूरत, डू आई नीड दिस मैन इन माई लाइफ वाला क्वेश्चन आता है। एम आई रेडी फॉर मैरिज में क्यों पूछती हूँ? क्योंकि उसके बाद शेयरिंग आ जाती है, हर चीज़ की शेयरिंग है। फाद हर चीज़ की शेयरिंग की जब मैं बात करूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ बिलीव्स अराउंड फाइनेंस भी होती हैं। कुछ सारे क्या आपके बीइंग मैरिड फॉर 14 years now, सारे अच्छा चले, हाँ, अब हमारी भी माशाल्लाह 18वीं आने वाली है। कहीं ना कहीं मेन स्टे फाइनेंसेस होते ही होते हैं। सो स्टार्ट्स ये कहते हैं कि डिवोर्सेस फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बढ़ गई हैं। ठीक है, मैं बिलीव ये करती हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान को इवॉल्व करना चाहिए। तो आप जिस तरह आप और यासिर पिवटिंग की बात करते हैं, आप और यासिर बात करते हैं कि जी ज़माने के साथ आप यू लिव, राइट? डोंट वेट टू लिव, यू लिव इन दैट मोमेंट एंड ऑल्सो प्लान अ लिटिल बिट ऑफ फ्यूचर, ताकि आप मेंटली सिक्योर हों। आपकी कुछ नीड्स हैं ना, एक औरत की भी नीड्स हैं, एक मर्द की भी नीड्स हैं, लेकिन दोनों को ना रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, मर्द की ना आके हटती इस बात पे कि जी इसने डिसरिस्पेक्ट कैसे किया। ठीक है, सो कौन डिफाइन कर रहा है कि मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट क्या है और आपके लिए डिसरिस्पेक्ट क्या है? देखिए, ऊंची आवाज़ में बात करना अक्सर लोगों को बुरा लगता है, बट अगर आप इसके पीछे जाएं कि आवाज़ ऊंची हो रही क्यों है। ठीक है, आई वॉज वंस डिफेंडिंग अ क्लाइंट एंड आई सेड कि जी इसकी आवाज़ शायद इसलिए ऊंची हुई है क्योंकि 12 कहने के बाद भी उसकी बात जब समझी नहीं गई और कह दिया गया कि नहीं खामोश हो जाओ, तो खामोश क्यों हो जाओ? जब आप बात नहीं सुनेंगे तो आपको अगले की बात नहीं मालूम पड़ेगी। तो खामोश हो जाओ के अलावा क्या बेहतर तरीका हो सकता है कि दोनों की सुनवाई भी हो जाए। यू नीड टू फील हर्ड, आगे कोई भी हो। प्लस हमारे यहाँ बड़ा कल्चर है कि जी एजिज़म ना, बड़े हैं माफ़ी मांगो, चलो आओ तुम छोटे से ही बड़े माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। कई ऐसे जुमले सुनते हैं ना। ठीक है, अब जिस कुंवारे ने ये होते देखा है अपने घर में, उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो उससे एग्री करेगा या उससे डिसएग्री करेगा। ऐसा ही ये वही वाला आ गया कि मेरा बाप शराबी कबाबी था इसलिए मैं वैसे ही होऊंगा, या दूसरा है कि वो था इसलिए मैं वैसा नहीं होऊंगा। वही वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। या मैं इसको इस तरह भी कहती हूँ कि भाई आपके अंदर दोनों वुल्फ्स हैं ना, गुड एंड बैड, विच वन विल यू फीड? मैं अक्सर लोगों को जब अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त वर्क एथिक मैंने उनसे सीखा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने अपने वालदा की एक स्टोरी बताई थी, स्ट्रगल की। तो मेरी वालदा थोड़ी परेशान हो गई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार देख लो इसको, ये तुम्हारे पापा तक पहुँचे या ख़ानदान वाले पहुँचा दें। मैंने कहा आपकी स्ट्रगल थी, सही है, आपकी स्ट्रगल पे अब्बा ने आपकी हेल्प की, सही है, मेरे लिए ये इंस्पिरेशन थी और ये स्टोरी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब्बा की बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने कॉपी नहीं की अपनी लाइफ में, सही है। फॉर एग्जांपल जैसे छोटी सी बात यह है कि अगर घर का सोफ़ा आ रहा है या घर की कोई चीज़ आ रही है, मेरे अब्बा बहुत डोमिनेटिंग रहे इस मामले में ना, वो डिसीजन उनका था। ठीक है, अम्मा को अगर बोल भी रही हैं ठीक है, और बोल भी दिया ना शाम को साथ चलेंगे, तो जल्दबाज आदमी थे, चले जाते थे और ले आते थे, बोलते थे यार इतना डिसीजन में मैं ना टाइम लगाऊंगा नहीं, मैं कर लूँगा। वो फ्रस्ट्रेशन मैंने अम्मी की थोड़ी देखी। अब मैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट करता हूँ। कोई भी चीज़ घर की होती है ना, भाई ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मुझे बताओ भी नहीं, पैसे चाहिए पकड़ो। ये मैंने वहाँ से सीखी कि यार, क्योंकि मेरी अम्मी क्लसती थी कि यार मेरा डिपार्टमेंट था। सीखा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सो मैं अगली बात जो करने वाली थी वो आपने पकड़ ली फहद। बाउंड्रीज इसलिए नहीं होती कि आप लोगों को अपने से दूर करें। बाउंड्रीज इसलिए होती हैं ताकि आप अपने लव्ड वंस के साथ मज़ीद करीब आ सकें बग़ैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के या कम कॉन्फ्लिक्ट के। रिकग्नाइज करें आप। ठीक है, प्लस आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे अगर इनसे बात करनी है तो किन चीज़ों का लिहाज करना होगा और किन चीज़ों का ख्याल करना होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं करना चाहते, अनलेस कि आप बहुत ईवल हो खुद से। ठीक है, मतलब वेंजेंस। ठीक है, पर्सनल खुन्नस हो वो अलग बात है। हाँ, वो भी मैं आपको समझाऊं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग उसके बियॉन्ड देखते हैं। ठीक है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। आप बहुत अच्छा IQ रखे हुए हो, आप चीते चल रहे हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो प्रोफेशनली, बट अगर आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स बच्चों के साथ सक्सेसफुल नहीं है, तो क्या आप सक्सेसफुल हैं?
ये सवाल उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि इसका वो मतलब बुर्ज सक्सेसफुल हैं। खलीफा की जो फाउंडेशन है वही नहीं है। सो फाउंडेशंस में आता है कि आप शादी से पहले बाउंड्री बनाना तो सीख लें। किसी ने आज बड़े मज़े से पूछा मुझसे कि आई थिंक आई शुड हैव स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज। मैंने कहा स्ट्रॉन्गर तो ठीक है, तुम्हें बनाना आती है। कहती है आई थिंक सो। मैंने कहा ओके, इट्स अ प्रोसेस, डू यू नो द स्टेप्स? एंड शी वेंट ब्लैंक। ठीक है, कहती है आई वुड लव टू लर्न द प्रोसेस, बिकॉज प्रोसेसेस आर देयर टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा तो आपको फॉलो करना आसान होगा, बशर्ते क्या फॉलो करना चाहते हैं। सो मेरा एक सवाल और होता है फ़हद, जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई, जिनको प्रेशर मिल रहा है शादी का, शादी अपने लिए कर रहे हो या अपने घर वालों के लिए कर रहे हो? पहले ये क्लैरिटी ले लो, क्योंकि अगर अपने लिए कर रहे हो तो समझो कि वो शख्स भी या तो अपने लिए कर रहा है या अपने घर वालों के लिए कर रहा है। ठीक है, तो ये आपस में क्लैरिटी देनी है। बड़ा सुना है जी ख़ानदानों में शादी होती है, फिर फड्डे भी ख़ानदानों में ही होते हैं। कम लोग होंगे, कम मिसकम्युनिकेशन होगी। सो जो चीज़ें प्राइवेट हैं, पोटेंशियल स्पाउसेस के बीच की बातें जो कि उनकी कंपैटिबिलिटी गेज करेंगी, वो उनको करने का मौका मिलना चाहिए। अब आपको पता है कि देसी कल्चर में डेटिंग उस तरह से अलाउ नहीं होती। ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं भेजो, वो छुप के करेंगे, तो आप उनको शेपरोन्ड मौका दे देना। भाई मेरे साथ भी ना मेरा भाई बैठा रहता था, यासिर और मैं गप्पे मार रहे हैं, रात के 2 बज गए, मेरा भाई बैठा सड़ रहा है लेकिन बैठा है यूँ, और मुझे देखता था और घड़ी को देखता था, कुछ कहता नहीं था। अगर वो ये देखेगा तो वो समझ जाएगा वो टाइम। ठीक है, बट एक रिस्पेक्टफुल तरीका है ना ये। ठीक है कि आप बात करें। अच्छा, उस वक्त हमें शायद ये शऊर नहीं था कि बातें क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसमें मुझसे भी कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे मिस हुए जो कि अब मैं सोचती हूँ उसके लिए हमने ऑब्वियसली रिलेशनशिप कोचिंग में से चीज़ें निकाल के हेल्प ली और की, ओवरकम की। आज भी अगर कुछ ऐसा मामला होता है तो हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के डिसीजन को रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, बट ये चीज़ सीखनी पड़ती है कि कितना पुश कर सकते हैं आप किसको, और पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आई ऑलवेज से कि आप ही की पॉडकास्ट में मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि कोई गलत सही नहीं होता, पर्सपेक्टिव होता है। तो एक पर्सपेक्टिव और दूसरा पर्सपेक्टिव अगर विन विन सिचुएशन देता है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। सो हमें जिस तरह हम ऑफिसेज़ में विन विन सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं ऑफिसेज़ में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम बड़ा ट्रेनिंग्स करते हैं, आप वो ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहे घर में? और अक्सर मैं ये देख रही होती हूँ कि यंग लड़कियाँ ना अवॉइड करती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी, दे आर सेइंग नो, पहली प्रायोरिटी उनकी ठीक है। और नंबर बढ़ रहा है 35 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों का जो अभी तक कुंवारी हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं खुद सर हो गई हैं, ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, बाशऊर हो गई हैं, उनको पता चल गया है कि जी व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल। और अगर नहीं भी पता चला है, मैं कहती हूँ नहीं भी पता चला है, अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि उनको इस तरह की कोचिंग में वो इन्वेस्ट करें और वो सीख लें कि जी जब मुझे अपने आप को किसी से मुतारफ़ करवाना है, कहीं मैं गई हूँ या कोई मेरे लिए कोई बात कर रहा है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, काइंड ऑफ लाइक एन इंटरव्यू, एक इंट्रोडक्शन जिसमें उनकी शख्सियत के बारे में मालूम पड़े। ये नहीं मालूम पड़े कि उन्होंने पढ़ा क्या, उनका बैंक बैलेंस कितना है, उनके अब्बा के पास बंगला है नहीं है, गाड़ी है नहीं है, शादी में क्या मिलेगा। मतलब कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव हो जो कि वो एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, और सोशल प्रोग्रामिंग से हट के हो कुछ यूनिक भी नहीं फ़हद। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो आपने चीज़ें की वो तो सोशल प्रोग्रामिंग है ना, कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, क्या एज है, क्या हाइट है वगैरह, ये सब चीज़ें। ये तो आपको मूव्स जैसी डिफरेंट ऐप्स में भी मिल जाएगा ना। लेकिन जो आप बात कर रही हैं उसमें बहुत थॉटफुलनेस चाहिए। ऑफ कोर्स, बिकॉज व्हेन आई पुट माई सेल्फ आउट, व्हेन अ यंग पर्सन उसकी भी तो उम्मीदें हैं, उसकी भी एक एस्पिरेशन होगी, कोई उसके भी तो गोल हो सकते हैं ना। और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पहले पुट फॉरवर्ड हो जाएगा तो उसका मतलब है कि एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा, ये कहाँ से आ रही है, सोच क्या है। सो बिल्डिंग एंड बैलेंसिंग गोल्स,
ठीक है, बिल्डिंग से मुराद है आपने जब कन्वे कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक प्री मैरिटल कोचिंग क्लाइंट ने अपने इंट्रोडक्शन में जब मैंने उसे गाइड कर दिया तो उसने बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा। मैंने कहा इसको एलिवेटर पिच समझना तुम। उसने बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखा और मैंने उसे ये समझाया कि अब जब तुम किसी दावत में जाओ तो बिला झिझक इसी तरह से अपने बारे में बात करो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी आँखों से झांकेगा। अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस में होती है, अट्रैक्शन पॉजिटिव वाइब्स में होती है, अट्रैक्शन उस आपकी बॉडी लैंग्वेज में होती है कि हाँ मैं वो मैग्नेट हूँ। ठीक है, या ऐसे समझे, अगर आपको तशबीह देनी हो तो आप शहद के छत्ते से भी दे सकते हैं ना, कि अट्रैक्शन है, वहाँ सब लोग आ रहे हैं, आपको कोई पूछे ना, इंस्टेड कि आप लोगों के पीछे भागो। अक्सर क्या होता है सिचुएशनशिप में, क्या होता है, अभी शादी नहीं हुई है, घर पे बात करें, घर पे बात करें, घर पे बात करें। अब यही नहीं समझ में आ रहा सीरियस है कि नहीं है। सीरियस क्या होता है? प्लीज़ टेल मी, सीरियस क्या होता है? अगेन रेडीनेस ना, ठीक है, माइंडफुली रेडी टू हैव समबडी ऑन बोर्ड विद शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। एक शख्स के साथ चलें। आपकी ऑडियंस से एक सवाल है जो अनमैरिड है इस वक्त। अनमैरिड में मैं डिवोर्सीज और विडोज़ को भी डाल रही हूँ, जो जिनके स्पाउसेस अब नहीं है साथ एंड दे वांट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। कि एक्स हैं, आपका इमोशनल बैगेज अपनी जगह, बट अब आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा साथी चाहिए। तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या होना चाहिए? एम आई रेडी? व्हाट इज़ दिस रेडीनेस? ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्या आप कंपैरिजन में तो नहीं पड़ जाएंगे? ठीक है, या शादी कंपैरिजन वैसे तो नहीं कर रहा है, इसी वजह से तो नहीं कर रहा है शादी। ठीक है, कंपैरिजन पहले से पड़ेगा। प्लस ये कहना कि जी अब क्योंकि तुम डिवोर्सी हो या तुम विडो हो तो तुम्हें अच्छा मैच तो मिलेगा नहीं, तो इसी पे इक्तफा करो। मौका गनीमत जानो, हाँ कर दो। या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, बच्चे नहीं हो सकेंगे। भाई हाउ डू यू नो कि उन्हें बच्चे चाहिए भी कि नहीं? सही बात, ठीक है। प्लस शादी इसलिए नहीं होती कि जी बच्चे पैदा करने हैं। वी नीड टू स्टॉप सेइंग दिस कि जी हो शादी नहीं होगी, बच्चे कब होंगे, 40 साल उम्र हो गई है। स्टॉप सीइंग वुमेन एज बेबी मेकिंग मशीन्स। औरत खाली बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। तो जब एक लड़की, अगर लड़की के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एक शख्स में जब अपना पोटेंशियल स्पाउस वो ढूंढ रही है या तलाश कर रही है, तो उसको एक इमोशनल सपोर्टर चाहिए, खाली फाइनेंशियल सपोर्टर नहीं चाहिए। उसको ये सर्टेनिटी चाहिए, उसको ये सिक्योरिटी चाहिए कि जब मेरे लो मोमेंट्स होंगे, हर किसी के होते हैं, जब मेरे लो मोमेंट्स होंगे तो ये छोड़ के भाग नहीं जाएगा या ये इधर उधर नहीं देखेगा। सिक्योरिटी इज़ राइट वर्ड। ठीक है, सो वो इमोशनल सिक्योरिटी मांगती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांगती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मांगने का ये मतलब अब ये हरगिज़ नहीं है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर लाद दी गई हूँ, मैं तुम्हारा बोझ हूँ, मेरी हर चीज़ तुम पूरी करोगे। अब उसका मतलब डिफ़ाइन किया जा सकता है, काइंड ऑफ रीडिफ़ाइन किया जा सकता है कि जी दिस इज़ व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल। लेट्स डिफ़ाइन के अगर हमारी ये गाड़ी चलेगी तो तुम क्या मैनेज करोगे, मैं क्या मैनेज करूँगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। सो ये स्ट्रेंथ्स वाला डिस्कशन अचानक तो नहीं हो सकता फ़हद। इसके लिए पहली दूसरी मुलाकात में इतना अपना इंट्रोडक्शन मजबूत होना ज़रूरी है, ये मालूम होना ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए इस शादी से। वाई शुड आई मेक दिस कमिटमेंट लॉन्ग टर्म? दोनों को सवाल है ये। वाई शुड यू मेक दिस टर्म? कमिटमेंट इज़ ऑन पेपर। आपने एक बात बड़ी अच्छी की, दोनों तरफ से सवाल होना चाहिए। हाँ? जैसे आपने कहा ना कि लड़कों का भी मुझे मैसेज आता है, लड़कियों का भी मैसेज आता है, तो इसका मतलब है दोनों तरफ से एक एफर्ट हो रही है। क्योंकि अगर हम सिर्फ लड़कियों के पर्सपेक्टिव में ये देखें ना, तो ये लाइकलीहुड बहुत कम है सोसाइटली देखा जाए तो। एक तो इतना एम्पावर करना या इतना माइंडफुल करना लड़कियों को वो नहीं कर पाएंगी जब तक इस साइड पे लड़के भी इतने पावरफुल, एम्पावर्ड या माइंडफुल नहीं होंगे। क्योंकि हाँ? वो जब वो गुजारा कैसे करेंगे? हाँ, जब ये थॉट प्रोसेस यहाँ आएगा तो फिर जेलन होगा ये थॉट प्रोसेस। अच्छा, यहाँ से आना ज़रूरी है। बिल्कुल। और अच्छा, इंटरेस्टिंगली मोर विमेन आर इन्वेस्टिंग इन देयर पर्सनल डेवलपमेंट। लड़के अभी भी अपनी माँ बहनों को भेज रहे हैं। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ? वो वही जाके देखती हैं। बड़ा हिट आएगा इस पे।
लेकिन है? बात बिल्कुल ठीक है, आई कैन टोटली रिलेट। अच्छा, फिर अगर लड़के बाहर जाके मिल भी रहे हैं तो क्योंकि उनको तवज्जो मिल रही है वो सीरियस नहीं हो रहा है, हाँ क्योंकि तवज्जो ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह से मिल रही हो, हाँ, ऐसे ही है, ठीक है? स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। लड़कियों को भी तवज्जो अगर एक जगह से नहीं 10 जगह से मिल रही है तो वो क्यों सेटल होंगी? सो आजकल मेरे पास जो इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं प्री मैरिटल कोचिंग के हवाले से, वो यही होते हैं कि जी आई डोंट वांट टू सेटल, आई वांट द बेस्ट पॉसिबल। सो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल एंड व्हेन विल यू गेट इट? अगर आप डेटिंग कर रहे हैं, कैजुअल डेटिंग कर रहे हैं, तो आप तो अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आप मिस डायरेक्टेड हैं, आप हर एले बले नथु खैर से मिल रहे हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। फिर आपकी जो चेकलिस्ट बनी है, आपने उसमें गौर किया कि आपके अंदर क्या है, क्या वो चीज़ें आपके अंदर भी हैं? व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। सो अपने आप के अंदर रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा जो प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम है वो ज़्यादातर अपने बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा देता है, और ये कि आपको कन्वे कैसे करना है वो बातें जो आपको चाहिए, क्योंकि आप खट से डिमांड लिस्ट खड़ी कर दो, उससे पहले आप अपने बारे में बताओ तो कि यार दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ व्हाट माई लाइफ लुक्स लाइक राइट नाउ एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू बी। वांट, नीड मुख्तलिफ है और डिज़ायर मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, डिग्रीज डिफरेंट है सबकी। हाँ, मुझे लगता है ये जो आपने, वो मेरा अटक गया मेरे जहन में, ये जो आपने सास बहू वाली बात की या फिर जॉइंट फैमिली वाली बात की, इसकी ना सक्सेस स्टोरीज़ या अच्छी केस स्टडीज़ नहीं है हमारे माशरे में। हमारे माशरे में ना सारी नेगेटिव स्टोरीज़ हैं जो देखा जाए तो मुझे इसलिए एक बात लड़कियां। बताओ। फाद मैं आपको यहाँ स्टॉप करूँगी। सक्सेस स्टोरीज सनसनी नहीं मचाती, हाँ ये क्यों आएंगी सामने? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है, उनको ज़्यादा लाउड होना चाहिए क्योंकि हैं, हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा, देखें, जब आपको कहीं कीड़ा निकालना होता है ना तो आपको 100 बहाने मिल जाते हैं, ठीक है? आपका लेंस क्या है चीज़ों को देखने का? मैं ख़ुद एक वक्त में बहुत झुंझलाती थी, ठीक है, बट उसके लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं करती, मैं अपने आप को या अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस को ब्लेम करती हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया कि मैंने अपनी मिस्टेक्स जो की थी उससे लर्न किया। मैंने अगर पीपल प्लीजिंग की है तो मुझे ही उसको स्टॉप करना था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? मैंने अगर लैक ऑफ बाउंड्रीज से सफ़र किया तो मुझी को बाउंड्रीज वो बनाने थे, क्योंकि जो डायनामिक आप डे वन से सेट कर रहे हैं और वो उस वक्त आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो चंद साल बाद हेल्प नहीं कर रहे तो आप मजबूर नहीं हैं, आपको वो चेंज करने आने चाहिए, और अच्छी तरह से चेंज करने आने चाहिए, झगड़ों से नहीं, ठीक है? अगेन, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनता है वो शादी से पहले से बनता है। बिल्कुल। बहुत से कपल्स मेरे पास ये भी कहते हैं बिफोर देयर मैरिज, मतलब मेरे पास जो प्री मैरिटल कोचिंग क्लाइंट्स या पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं वो ये कहते हैं कि जी आई हैव अ फियांसे या आई हैव समवन इंटरेस्टेड, बट वो खुल के ज़्यादा बात नहीं करते कि चार्म ख़त्म हो जाएगा। आपने ये सुना है? अच्छा, हम उन लोगों में से हैं कि जो, मैंने तो जैज़ जब शुरू हुआ था उस टाइम पे मैंने 10-10 घंटे 14-14 घंटे भी बात की है। क्या बात की याद नहीं है। हाँ हमने भी किए, ठीक है, पीटीसीएल एक ज़माने में फ्री था, जी हाँ, रात 12 से सुबह 6 हाँ, तक। तो यासिर अकील के तो वालिद का फ़ोन आ गया था कि 14 घंटे पीटीसीएल वो मोबाइल फ़ोन पे तुमने बात की, क्या बात की, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है? बट पॉइंट मेरा ये कि देखिए अब तो बहुत आसान है, फ्री मिनट्स और वो सब मिले हुए हैं, कॉन्वर्सेशन करना आसान है, बट कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी क्या होगी ये कौन सिखा रहा है? समबडी नीड्स टू टीच दैट। दे शुड नो कि अगर आपने 3 मुलाकातें कर ली हैं तो उन 3 मुलाकातों के बाद आपको पता होना चाहिए वाइब मैच कर रही है नहीं कर रही है, मैं आगे परसू करूँ नहीं करूँ। 3 मुलाकातों से ज़्यादा एक दूसरे की एनर्जी मत ज़ाया करें, बट उन 3 मुलाकातों में क्वालिटी कन्वर्सेशन करने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा ना। आपने एक बात की प्री मैरिटल कोचिंग बेसिकली उन लोगों के लिए भी है जो मैरिड हैं, सही है?
या डिवोर्सी हैं या ज़ाहिर है किसी वजह से कोई हस्बैंड्स नहीं है उनके साथ या वाइफ्स नहीं है उनके साथ, हाँ. तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि प्री मैरिटल कोचिंग एक्चुअली कैन हेल्प यू रिवाइव योर मैरिज? अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई जैसे आपने उस लैंग्स से देखना शुरू नहीं किया It helps on multiple layers. फाद आपको पता है, आई एम अ गॉटमैन लीडर नाउ, सो गॉटमैन इंस्टीट्यूट की रिसर्च ये कहती है कि जिन कपल्स ने प्री मैरिटल कोचिंग ली है उनका 27% चांस डिवोर्स का कम हो गया है, जस्ट बिकॉज दे टुक प्री मैरिटल कोचिंग. ठीक है, हम ये चांस क्यों नहीं अवेल कर रहे? ठीक है, सो फ़ायदे इसके मल्टी लेयर्ड हैं कह लें. ठीक है, वो किस तरह से? पर्सनल ग्रोथ है, अपने बारे में अवेयरनेस है, और आपको ये भी पता चल जाएगा विद टाइम आप इवॉल्व हो रहे हैं ना, तो आप कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, ग्रो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए होती है. सेकेंडली, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द स्पाउस, विद इन लॉज, विद न्यूक्लियर फैमिली ऑल्सो, विद सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, एंड देन एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स. हर लेवल पे आपका बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशंस बेहतर होता है. ठीक है, प्लस बिकॉज यू आर डायरेक्टेड नाउ, यू नो व्हाट यू नीड. आपकी नीड्स फुलफिल होती है ना, तो आपको महसूस होता है कि ओ या आई कैन गिव बैक. नाउ यू बिकम पार्ट ऑफ दैट सिस्टम दैट इज़ ग्रोइंग टुगेदर. स्टीवन कवी वाला सीन, इंटरडिपेंडेंस आ जाती है, को डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है. को डिपेंडेंस कमर तोड़ देती है. जी बिल्कुल इस तरह है, जिस तरह बहुत दफ़ा कुछ ऐसा होता है कि कोई कंसल्ट कर रहा है मुझसे, कोई बात कर रहा है, तो मैं कह रहा ये टेस्ट करा लें आप, तो वो कहते हैं यार हम टेस्ट कराने से थोड़ा सा ज़रा घबराते हैं. तो उसके पीछे ये आता है कि अगर टेस्ट करा लिया और कुछ आ गया तो क्या होगा. तो मैंने कहा टेस्ट नहीं कराया और ये पनपता रहा तो फिर क्या होगा. तो ये जो आपने असेसमेंट वाली बात की कि अगर 28% चांसेस कम हो जाते हैं और आप असेसमेंट करा लो और कर लो, तो उसमें सबसे पहले तो आप, क्योंकि ज़ाहिर है म्यूचुअली ही करते होंगे ना कपल्स, आपस में कोचिंग लेते होंगे, तो उसमें भी पहले अपने गार्ड्स डाउन करने ज़रूरी हैं, पहले मानना ज़रूरी है कि यार आई कैन बी रॉन्ग, रेडीनेस ना. एंड हमारा जो देसी कल्चर का डायनामिक है वो ये कि मर्द जल्दी वल्नरेबल नहीं होता. यहाँ तो ये होता है ना मेरे अंदर प्रॉब्लम थोड़ी है, तुम करो. वल्नरेबल का मतलब वीकनेस नहीं होता, जबकि ये इज इक्वल टू बनाया हुआ है सबने. हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. वल्नरेबल का मतलब एम्पावर हो जाता है आदमी वल्नरेबल होकर थोड़ा सा. हाँ, क्योंकि वल्नरेबिलिटी का मायने समझना ज़रूरी है. इट इज़ नॉट इक्वल टू वीकनेस. ऐसे ही है. It is when you can express your authentic self properly in a way that you are, communicating effectively, and it's not a one-way thing then. उस vulnerability share करने से आपको कुछ मिल भी रहा है. You level up. आपको internal validation मिलता है कि यार ठीक है, I can talk about this now. I can talk about this because I have learnings. ठीक है, एंड व्हेन आई शेयर इट विद यू, आपने भी क्या कहा, मम्मी ने आपको बोला कि जी तुमने इस तरह से शेयर किया, यू वर वल्नरेबल इन दैट मोमेंट, बट यू वर टॉकिंग अबाउट बीइंग इंस्पायर्ड. ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक सीड जब फूटने लगती है ना ग्राउंड से बाहर, तो उस वक्त कितना प्रेशर उस सीड पे होता है ना, ये वही जानता है. एक स्टेप पीछे, 2 स्टेप आगे, फिर 2 स्टेप पीछे, फिर 4 स्टेप्स आगे, ये चीज़ चल रही होती है. वो वाला भी डिगर कर रहा होता है. हाँ, सही है. सो जब आप यंगस्टर्स की बात करते हैं, आजकल के यंगस्टर्स को अवेलेबल बहुत इन्फॉर्मेशन और सब पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पॉडकास्ट भी आ रही हैं. ठीक है, बहुत अच्छे ऐसे मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने इस बारे में लिखा भी है. सो फहद, आपको अंदाज़ा है कि अब मैं अपनी नीश के हिसाब से भी कुछ किताबें पढ़ती हूँ, कुछ ऑथर्स को फॉलो करती हूँ. एस्थर पेरेल हो गई, जे चैटी की मैं बहुत बात करती हूँ. सो क्यों पढ़ती हूँ मैं इन्हें? बिकॉज कुछ इनकी भी इंसाइट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं. हाँ, देसी कल्चर में थोड़ी सी डिफरेंट डायनामिक्स हैं. सो मैं जब अपने एक्सपीरियंसेस देखती हूँ, अपने इर्द गिर्द के एक्सपीरियंसेस देखती हूँ, जिन कपल्स को कोच किया है उनकी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखती हूँ, जिनकी कोचिंग अगर उनकी अपनी एफ़र्ट नहीं उतना उन्होंने पुटअप किया, उनके स्लो रिजल्ट्स भी देखती हूँ. तो मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल आता है कि एफ़र्ट का लफ्ज़ बोझ क्यों लगता है, राइट? हाय एफर्ट करना पड़ जाएगा, हाय मैं क्यों करूं, मैं अकेले करूं, नहीं वो भी तो कर रहा है, नहीं वो इतना नहीं कर रहा जितना मैं कर रहा हूँ. बट्टे उठाने से आई कैन रिलेट. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल भाई मैं 5 किलो उठा सकती हूँ, आप उठा लें 25. ठीक है, आप छोटी उंगली से उठा लें 25, लेकिन एफर्ट तो दोनों की लग रही है. बट मेरे 5 को डिसरिगार्ड नहीं करो ना. सो
डिसरिगार्डिंग कहाँ से आती है? फॉर एग्जांपल जब आप कंपैरिजंस करते हैं, ठीक है, सो कंपैरिजंस घर के अंदर घर के बाहर सब जगह से हो सकते हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया, ठीक है, स्टोरीज़ और ये सब। मैंने भी कई दफ़ा कहा कि भाई मैं जानबूझ के अपनी फैमिली फ़ोटोग्राफ्स पब्लिक प्रोफाइल पे लगाती हूँ, बिकॉज मेरी ऑथेंटिसिटी ये है। हाँ, ऑफ कोर्स डर लगता है कि जी कोई उनका मिसयूज़ करेगा, आजकल हो सकता है, तो मैं खुद आके बोल भी तो रही हूँ कि यार दिस इज़ हाउ वी मैनेज थिंग्स। मैंने नहीं डिनाई किया कभी भी कि जी जो मैं पढ़ा रही हूँ या जो मैं सिखा रही हूँ वो मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया। इवन मेरे मियाँ मेरी वर्कशॉप से पहले उन्होंने एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो बना के दिया कि जी बताओ कि हाँ हमारी फुलफिल्ड लाइफ है बट वी वांट टू कीप ग्रोइंग टुगेदर। क्या ये पॉसिबल हो सकता, अब आपके सामने एक सिनेरियो फ़हद, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं छुप छुपा के कुछ चीज़ें करती रहूँ अपनी ग्रोथ के लिए, कि जी मैंने फ़लाना कोर्स कर लिया, वो मुझे थोड़े से पैसे दे देना मुझे कहीं लगाने, अपने अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने क्लैरिटी नहीं दी, तो मना तो नहीं करेंगे ये, लेकिन दे भी देंगे, बट होगा क्या, ही विल स्टार्ट गेटिंग क्यूरियस, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं पैसे, क्यों। पैसों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा छुपन छुपाई पैसों में ही हो रही होती है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ बाज़ औक़ात कम्प्लीटली एक दूसरे पे कोडिपेंडेंट होते हैं कि जी एक पर्सन है और दूसरा नहीं कमा रहा, और थोड़े दिन में उस जो कमाने वाला है उसको लगने लगता है कि जी ओ माय गॉड इसकी तो नीड्स बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, हालांकि नीड्स नहीं बढ़ रही, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों कमा रहे हैं तो 50-50 ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है ना कि वो किस तरह से कर सके, ठीक है। मैं तो कभी भी अभी तक मैं उतना अर्न नहीं कर रही जितना यहाँ से करते हैं, सो प्राइम ब्रेड विनर वही है, ठीक है। एंड इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, चाहे मैं 1% कर रही हूँ, 5% कर रही हूँ, 10% कर रही हूँ, ही स्टिल अप्रिशिएट्स इट। अगर मुझे भी ये सिखाया गया होता कि बेटा जो तुम कमा रही हो वो सिर्फ तुम्हारा है, भनक भी नहीं पड़ने देना, ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। ये लोगों ने मुझसे शेयर किया तो मैं इसलिए इस तरह से बोल रही हूँ। ये होता है, ये बताया जाता है, सिखाया जाता है, इनकलकेट कर दिया जाता है, ठीक है। इससे होगा क्या, अच्छा हस्बैंड भी ये कर सकते हैं, हस्बैंड ये कह देते हैं कि जी ये तो मेरी बाउंड्री है, ये तो मेरी प्राइवेसी है, ठीक है, मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है तुमने, फिर क्या कर लेंगे आप, रिस्पेक्ट करना है तुमने, अब रिस्पेक्ट का लफ्ज़ आ गया, अब आप बाउंड हो गए, ये तो ऑफेंड हो जाएगा। सो इट्स बोथ वेज कि क्या और कितना छुपाना है, क्या छुपाना है, क्यों छुपाना है, छुपाने की ज़रूरत क्या है, जब आप एक दूसरे से फिज़िकली कुछ नहीं छुपा रहे तो आप ये टुच्ची हरकतें ना करें। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ानदान का कॉन्सेप्ट तो दे दिया है बट टीम बिल्डिंग नहीं सिखाई। हस्बैंड वाइफ एक टीम है, आज तुमने जिसके साथ टीम बनानी है, टीम सिलेक्शन क्या होता है फ़हद, लाइक माइंडेड लोग आप सेलेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है यू कैन जेल टुगेदर एंड यू कैन गो अ लॉन्ग वे। थैंक यू फॉर यूजिंग द वर्ड, अ कपल नीड्स टू जेल टुगेदर। एक दूसरे में जम होने का ये मतलब नहीं है कि तुम सब करते चले जाओ और मैं ज़ीरो हो जाऊँ। जेलिंग मीन्स our strengths are there but our weaknesses are also there and we are well aware। देखिए वाली बात है ना कि इफ़ यू वांट टू रन फास्ट रन अलोन, इफ़ यू वांट टू रन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस रन टुगेदर। तो बिल्कुल, कपल का काम तो रन लॉन्ग डिस्टेंसेस है ना। हाँ। तो अच्छा, कभी भी अकेले थोड़ी भाग सकता है कोई। एंड प्लस इसमें ये भी तो है ना कि आप देखेंगे कि बहुत से जोड़े जो हैं वो बच्चों की वजह से साथ रहते हैं। हाँ, ये क्या फिनोमेना है, अगर रहना है एक जनरेशन को भी बर्बाद कर रहे हैं आप। तो खुश हो करके रहो, उनके लिए एग्जाम्पल्स सेट करो, यू नो माइंडफुली वो हरकतें करो कि वो ये कहें दिस इज़ हाउ लव इज़। एंड उनकी लव की डेफिनेशन के अलावा उनकी डायनामिक्स सेट होने की डेफिनेशन भी होती है। एक चीज़ मैं कहती हूँ कि देखें जो लोग जॉइंट सिस्टम में रह रहे हैं अगर बहुत अच्छी तरह से रहें तो 3 जनरेशन अगर एक घर में हों, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, 3 जनरेशन्स अगर एक घर में रह रही हैं और अच्छी तरह रह पा रही हैं तो जो यंगेस्ट है वो क्या क्या सीख रहा है, वो अपने से बड़ों की केयर सीख रहा है। आपको पता है जेरियाट्रिक केयर कितना मुश्किल हो जाता है, और बाहर तो ओल्ड होम्स इसीलिए हैं क्योंकि नोबडी इज़ देयर टू, यू नो, फैमिली मेम्बर्स आर नॉट देयर टू टेक केयर ऑफ देम। हमारे यहाँ भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो जो
यू नो लाइक बुज़ुर्गों का ख्याल करना एक और बात है। हाँ, जिनका बिल्कुल मेडिकल से ताल्लुक़ नहीं है वो नर्सिंग केयर नर्सेस को हायर कर सकते हैं, ठीक है, बट वन ऑन वन अटेंशन देना तो फिर भी मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है। मैं समझती हूँ, मैं समझती इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये देसी कल्चर की डायनामिक्स हैं। बहुत से लोग जो अवर्स हो जाते हैं जॉइंट सिस्टम से वो इसीलिए होते हैं क्योंकि कोई एक शख्स बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है इम्बैलेंस की वजह से, इमोशनल एंक्शस अटैचमेंट स्टाइल्स हो जाते हैं ना। एंक्शस अटैचमेंट क्या होती है? मैं ये नहीं करूँगी तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, तुम ये नहीं करोगे तो यू नो उसके कॉन्सिक्वेंशियल हो जाता है, वो अनकंडीशनल नहीं रहता। अनकंडीशनल बहुत जल्दी नहीं होता। मैं बिलीव करती हूँ हर कपल को कम ट्रस्ट करके ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, इसके बजाय कि एकदम अचानक अंधा ट्रस्ट कर दिया और उसके बाद धोखा खा के बैठ गए। सो ट्रस्ट इज़ बिल्ट स्लोली फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई ड्राइवर है तो मैं उसे ड्राइविंग के लिए ट्रस्ट करूँगी, मैं उससे घर की सफाई के लिए ट्रस्ट नहीं करूँगी, घर वालों की बातें सीक्रेट रखने के लिए ट्रस्ट नहीं करूँगी। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? ये आप माइंडफुल होंगे तो आपको पता होगा कि आपको किस हद तक क्या बात किस तरीके से कहनी है। क्या ये तरबियत का हिस्सा है? मे बी नॉट, बिकॉज ये कन्वेंशनली माएँ अपने एक्सपीरियंस तो बच्चों को दे रही होती हैं, बट वो क्योंकि ख़ुद ग्रूम नहीं होती इन चीज़ों में तो वो नहीं सिखा पाती। आप प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लेके ये चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे जोड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अच्छी क्रॉकरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अच्छी गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? आप क्यों वो शख्सियत नहीं बन रहे जिससे आप पुरकशिश हो जाओ और लोग आपकी बातें सुनना चाहें? आपने देखा है मैं यासर को यूँ बैठ के देख रही होती हूँ व्हेन ही इज़ टॉकिंग, एट टाइम्स आई एम जस्ट गिगलिंग अवे लिसनिंग टू हिम, आई डोंट इवन नीड टू रिस्पॉन्ड बिकॉज मैं एक्टिव लिसनिंग सीख रही हूँ। मैं क्यों एक्टिव लिसनिंग सीख रही हूँ? क्योंकि एक्टिव लिसनिंग मेरे लिए स्ट्रगल था ना, मैं बोलती ज़्यादा हूँ, आई एम श्योर एवरीबडी कैन टेल, ठीक है। बट इसमें मैं ना अपने बाबा की बात मुझे याद आती है कि जी ज़्यादा बोलो सही है लेकिन अच्छा बोलो, ऐसा कि किसी को उससे कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। फिर वो कहते थे आई एम अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। क्यों? क्योंकि मेरा उन्हीं फ्यू वर्ड्स में मैसेज अक्रॉस हो जाता है, ठीक है। मुझे उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया, बट ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को इमोशनली इतना रिप्रेस और सप्रेस कर देते हैं कि वो नहीं बोल पाते, झिझकते हैं। बाज़ औक़ात आपको पता है मैंने 2-3 चीज़ें नोटिस की अभी रिसेंट केसेस में, जिसको वो बंदी इंट्रोवर्टेडनेस और शाइनेस बोल रही थी वो सिर्फ सप्रेशन था। क्यों? क्योंकि अगर बात बात पे उसे टोक दिया जाएगा, ऐसे नहीं बोलो, यूँ नहीं करो, बेटा कैसे ये कैसे कह दिया तुमने? अब वो इतनी झिझकती कुछ भी बोलने से कि वो अपने आप को इंट्रोवर्टेड समझती है, कम बात करना चाहती है, आइसोलेटेड रहती है। जब वो ये कर रही है रिश्ता कैसे आएगा? पसंद कौन करेगा उसको? ये तो बोलती ही नहीं। इनसे बोलने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। बॉयज़ को इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं सिखाई जाती। अगर बुशरा को ज़रूरत है आप उसके लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकते हैं। आप NLP पढ़े हुए, वो आपका पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है जिसके आपको कितने रिपल इफेक्ट्स में बेनिफिट्स हो रहे हैं, न सिर्फ आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, सिस्टर ऑल्सो, यू नो एवरीवन। यू आर नाउ एबल टू इम्प्रूव जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। कॉन्शियसनेस में है ना। अगर घर की, अब कहते हैं ना घर की एक बच्ची को पढ़ा दो तो पूरे ख़ानदान को पढ़ा दिया, ये बात शायद समझी सही से नहीं गई है। आपको उसको खाली रोटी बनाना नहीं सिखाना है, आपको उसको घरदारी नहीं सिखाना है खाली, आपको उसको ऐसी बाशऊर औरत बनाना है जो कि अपनी मियाँ के साथ शाना बशाना ना सही लेकिन पीछे सपोर्ट के लिए तो खड़ी हो सके। कौन आएगा उसके मियाँ के लिए? एंड अनदर थिंग इज़, अगर मियाँ छुपाएगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ या मैं किससे ताल्लुक़ बढ़ा रहा हूँ, किसके साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ, अगर ये चीज़ बीवी से छुपाएगा तो कल को मुसीबत के टाइम पे वो बीवी कैसे उसके सपोर्ट करेगी, कैसे उसके साथ खड़ी होगी? शी डिड नॉट नो द स्टोरी। तो पता ही नहीं सपोर्ट करना कहाँ है, कहाँ तक बंदा खसारे में जा चुका है। करना चाहेगी,
अनफुलफिलमेंट क्या होती है? प्री मैरिटल कोचिंग में जब आप फुलफिलमेंट का कॉन्सेप्ट दे देते हैं तो सक्सेस और फुलफिलमेंट अलग अलग उन लोगों को पता चल जाती है. देन दे आर बेटर एबल टू डिज़ाइन देयर फ्यूचर प्रॉपरली. क्या फ़र्क होता है इसमें? सक्सेस बड़ी स्ट्रक्चर्ड होगी. सक्सेस के पैरामीटर्स गेज्ड होंगे. फुलफिलमेंट फीलिंग बेस्ड होगी. फुलफिलमेंट नीड, वो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वाली बात है सारी. इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वाली नॉट चीज़ें. जस्ट दैट. उसको आप इस तरह भी बाइफरकेट कर सकते हैं कि जैसे फुलफिलमेंट इज़ एन आर्ट, सक्सेस इज़ अ साइंस. फुलफिलमेंट इज़ या बीइंग हर्ड इज फुलफिलमेंट. बीइंग हर्ड, बिकॉज फुलफिलमेंट आप डिसाइड करोगे ना क्या चीज़ अनफुलफिल्ड है. वही नीड्स अगर अनफुलफिल्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इज व्हाट? सेटिस्फैक्शन का वर्ड इज बेस्ड ऑन फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट ऐसे ही. ठीक है. ठीक है. लेकिन सक्सेस पैरामीटर्स, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हैप्पी फेसेस से आप गेज कर सकते हैं. वो आपका सक्सेस क्राइटेरिया बना होता है. क्राइटेरिया जहाँ बना होता है, ठीक है. लॉजिक आपकी क्राइटेरिया को मान लेती है. हरासमेंट इज़ अ फीलिंग. हरासमेंट को जब आप इन डेफिनेशंस में लाएंगे, आप कैसे गेज कर सकते हैं? विटनेस ही कोई नहीं होगा उसका, क्योंकि वो तो आपकी अपनी फीलिंग है. ठीक है. सो कई ऐसी चीज़ें जो हमें शादी से पहले बहुत ज़रूरी हैं डिस्कस होना उस टेबल पे, जहाँ अगर कोई बड़ा बैठा है तो कोई बोल नहीं पाएगा, तो फिर बड़े की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है. आपको खुद भी तो लिहाज होना चाहिए. आपकी पर्सनल बाउंड्री क्या है? पर्सनल फिजिकल बाउंड्री क्या है? पर्सनल टाइम बाउंड्री क्या है? पर्सनल मटेरियल बाउंड्री क्या है? 6 तरह की बाउंड्रीज सिखाती हूँ मैं. सीखने वाली चीज़ है. क्यों? क्योंकि आप जब इसको अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि आपकी बाउंड्री वायलेट हो रही है कि नहीं. एग्जाम्पल दे सकती हैं एक एक करके? अच्छा चलें, ठीक है. टाइम बाउंड्री इज़ इफ़ आई हैव कमिटेड माई टाइम विद यू एंड आई शो अप ऑन दैट टाइम, आई वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू. अगर मेरी टाइम बाउंड्री वायलेट हो रही है, बिल्कुल जिस तरह हमारी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं कि भाई क्लाइंट आ गया, यू हैव टू बी देयर. इसकी एक रिलेशनशिप में एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. सुनी मैंने ये मेंटोर से अपने, बट इट्स लाइक कि आपने कहा जी 7:30 बजे डिनर करेंगे, पहुँच जाना, मैं पिक कर लूँगा, मतलब तैयार रहना, मैं पिक कर लूँगा. या डेट है तो जस्ट कम एंड वील सिट टुगेदर, इधर बैठ के बात करते हैं. ठीक है. डेटिंग सिनेरियो में भी बता रही हूँ, हस्बैंड वाइफ के सिनेरियो में भी. दोनों सिनेरियो में एक कपल है जिसने तय किया कि जी फलानी जगह पे हम 7:30 बजे पहुँच जाएंगे. दोनों में से एक पहुँच गया, अगला नहीं पहुँचा. आप 5 मिनट वेट करेंगे. आपने वेटर को बोला कि जी ज़रा मैं किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, या मैं बेगम या मियाँ का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी करते हैं. 15 मिनट गुजर गए, आपने पहला फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा. क्या ख्याल आएगा आपके दिमाग में? क्या व्हाट इज़ गोइंग थ्रू योर हेड नाउ? ग्रीवेंसेस होंगे और क्या होगा, या कहीं फंस गया है, या कहीं फंस गया है, हाँ, और ये भूल गया है, ये टोपी करा गया है ना. अच्छा चलें, ये आपने फिर, अगर आप थोड़े और माइंडफुल हैं, आपने कहा इट्स ऑल राइट, 15 मिनट गुजरे, कोई बात नहीं, चलो मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक की ला दो. एक आपने वो मंगा लिया. अच्छा, अब आधा घंटा गुजर गया, आपने दूसरी कॉल की, नहीं उठाया किसी ने. अब क्या दिमाग में आ रहा है? डेलिब्रेट है. आधे घंटा वेट करने पे आपको ये लगा कि ये डिलिबरेट है. ठीक है. सही है. मज़ीद आधा घंटा गुजर गया, आप वेट करेंगे. अब आपका 1 घंटा वहाँ इंतज़ार में गुजरा है, वेटिंग. आप वेट करेंगे? नहीं. क्या सोचेंगे? क्या ख्याल आएगा? वेंजेंस आ जाएगी कि यार ये क्या तरीका है, मतलब ऐसा तो दे नहीं होना स्टूड चाहिए मी था. अप, है ना. मैं मुझे तो नहीं छोड़ूंगा इनको. नो शो. विल यू वांट टू मीट दिस पर्सन अगेन? इफ़ इट्स योर स्पाउस, आपका क्या रिएक्शन होगा? इफ़ इट्स नॉट योर स्पाउस, तो अगर दोबारा से आप रीस्केड्यूल करेंगे? ये रेड फ्लैग हो गया ये. अच्छा, अगर स्पाउस है तो क्या करेंगे? रन ऑफ द मिल, कोई मसला नहीं, घर की खेती है. आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. बिल्कुल. बट डू यू अंडरस्टैंड?
घंटे बाद आप उठ के जाने लगे और वो एंटर हो जाए, अब क्या करेंगे? और वो आके कहे मेरा तो टायर फ्लैट हो गया था, जो फड्डा घर पे करना था वो यहाँ और करना शुरू कर फ़ोन देंगे। अंदर रखा था ताकि कोई चोरी करके ना ले जाए, मैं तो टायर बदल रहा था। हाँ, अब क्या? अचानक से सीन वही है, सर्कमस्टांसेस वही हैं, ठीक है, घंटा गुजर चुका है, घंटे बाद वो शख्स आया है, बट अब जवाब भी है, उसके पास जवाब भी है, और अब आपके पास थोड़ी हमदर्दी भी है कि ओह अच्छा, अब आप ये मीटिंग रीस्केड्यूल करेंगे। अब आपका अगर वो स्पाउस है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ आती है? ये टाइम बाउंड्री थी जिसमें आपकी गुंजाइश इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से निकलेगी, बिकॉज आपने उस वक्त रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड किया। ऐसे लोग हैं जो रिएक्ट करते हैं, ऐसे जो रिएक्ट करते हैं उनके लिए ये लॉस्ट कॉज है। नो शो था, वो 15 मिनट में ही चले गए थे, आधे घंटे में चले गए थे, ठीक है, या बेगम थी या मियाँ थे, वो नाराज़ होकर चले गए, ये घर जाके सही है। देखूंगा। ये था टाइम बाउंड्री। ये टाइम बाउंड्री का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, मतलब ये एक महज एक एग्जांपल है। सही टाइम है। बाउंड्री के और भी एग्जांपल्स हैं कि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा इंतजार फिजिकल किया। बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री इज़ कोई आप सिनेमा गए और आप किसी से बगैर पूछे उनको फिजिकल टच भी दे रहे हैं, आपकी नज़र में ये अफेक्शन है, बट आपने पूछा है कि उनकी पर्सनल स्पेस इन्वेड तो नहीं हो रही। सो मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि फर्स्ट ईयर में क्लास फेलो एक बिल्कुल यहाँ आके बात कर रहा था, तो मैंने बाकायदा उसको हाथ से पुश करके यूं करके कहा, मैंने कहा इधर खड़े होकर बात करो, क्योंकि मैं मतलब इतना नज़दीक आने की तुक ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, बट दैट वाज मी। बहुत से लोग नहीं करते, ऐसे ठीक है। सो फिजिकल बाउंड्री आप डिसाइड करते हैं। बूथ्स में बैठना, डेट मारने के, मैंने देखा है पार्क्स में लोग बैठे हैं, अब कंधे से कंधा जुड़ा हुआ है, घुसे हुए, शक्ल नहीं नज़र आ रही बट टच है, हाथ पकड़ा हुआ है। व्हाई इज़ दैट नीडेड? आपको वो फिज़िकल टच की एक प्लेजर मिल रही है। जब तक दोनों का कंसेंशुअल है, किसी को दोनों को आपस में बुरा नहीं लग रहा, बट देन लेटर बुरा लग सकता है अगर वो आपको डिच कर दें तो। क्यों? क्योंकि अक्सर लड़कों को मैंने ये कहते सुना है कि अरे ये तो अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हाथ पकड़ लिया था। सही। आप पहले उसको यकीन दिला रहे हो कि जी मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम योर प्रोटेक्टर, कंफर्टेबल कर दिया आई विल बी देयर फॉर यू, और उसके बाद आपने कहा ये तो अवेलेबल है क्योंकि ये तो बैठ भी गई, चली भी गई मेरे साथ, तो दोगलापन भी नहीं होना चाहिए। तो फिज़िकल बाउंड्री मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर इज़ नो नीड फॉर फिज़िकल टच अनलेस देयर इज़ एन इंटेंशन। देखिए हाथ मिलाना, किससे हाथ मिलाना है, किससे हग करना है, किससे दूर से हेलो होगा, ये आप डिसाइड करते हो। सही बात। मैं जब इतना दूर से बात करती हूँ तो चंद लोग, ज़्यादातर लोग हैं जिनसे इतना दूर से बात होती है, बहुत कम लोग हैं जिनसे हग होता है, और प्रोफेशनली मैं हैंडशेक करती हूँ। ये मेरा डिसीजन है। सही बात। मेरे अब्बा भाई ने नहीं बताया मुझे कि सना तुमने किसी को टच नहीं करना, किसी के साथ बैठना नहीं है, ठीक है ना। मेरा मियाँ इस तरह का है, ही लेट्स मी डिफाइन हु आई एम कंफर्टेबल विद। ये हो गई फिजिकल बाउंड्री। ये बचपन से होती है, बॉडी ऑटोनॉमी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, बेटा चित्ता की गोद में बैठ जाओ, पप्पी करा लो, हक करा लो, होता है ना। डिसरिस्पेक्टेड फील करेंगे वरना वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बॉडी ऑटोनॉमी तो बच्चे को सिखाते ही नहीं है। बच्चों के गालों पे पप्पियाँ हो रही होती हैं जोर जोर की। कितनी दफ़ा जो ख़ानदान के अंदर हरासमेंट हो रही होती हैं वो अनरिपोर्टेड जा रही होती हैं, सिर्फ वो इसी वजह से। अनरिपोर्टेड इसी या वजह से रिपोर्टेड भी होती होती हैं तो उसको दबा दिया जाता है, सिर्फ इसी वजह से। हाँ, सही कह वही रहे हैं। अगेन बॉडी ऑटोनॉमी का हमारे यहाँ बचपन से कॉन्सेप्ट नहीं डाल जाता, क्योंकि उसको हम रिस्पेक्ट के अंडर कर देते हैं कि जो हमसे इनका ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। आप अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? सही बात है। ठीक है। अच्छा, इसी टाइम वजह, हो गया, फिजिकल हो गया, और हाँ, इसी तरह फिर आप मतलब दिस अ वैरायटी। आई हैव डन अ मास्टर क्लास ऑन दिस लास्ट ईयर, क्योंकि ये इस तरह एक एक एग्जांपल देके तो बहुत मुख्तसर हो जाएगा फहद। नहीं खैर, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एंड द ऑडियंस। मटीरियल बाउंड्री, हाँ, कि मैंने हमने 6 की बात की ना, मटीरियल टाइम बाउंड्री किया। है। हाँ, मटीरियल बाउंड्री इज़ वन वेयर यू डोंट शेयर थिंग्स। ओके, सही है, ठीक है, मेरा तौलिया, सही है, मेरा ब्लेड, ओके, मेरा टूथब्रश, हाइजीन की चीज़ें हाँ मेरी और यासी की सेपरेट हैं। हाँ,
ये मेरी मटेरियल बाउंड्री है। हाँ मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन ठीक है, मेरे फ़ोन की चॉइस, मेरी एंड्रॉयड, मुझे एंड्रॉयड समझ में आता है। हाँ आप रखें आईफोन, भाई आपको मुबारक हो, ठीक है। सो मटेरियल चॉइस, एम आई विलिंग टू शेयर माई मटेरियल वेल्थ और नॉट? मेरे बिस्तर में मेरी जगह पे कोई सो सकता है कि नहीं? मेरा तकिया, मेरा कंबल, लोग जहेज़ में तकिया कंबल उठा के ले आते हैं ऐसा है। हाँ ऐसे ही है। तो ये जो ना शेयरिंग है, ये भी एक बाउंड्री है कि मुझे बुरा लगेगा, मैं ट्रिगर होंगी, मेरी चीज़ मत लो। लोग बाथरूम स्लिपर्स की भी बाउंड्री रखते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, खैर ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। इसके अलावा भी 3 और हैं, व्हाई एम आई फॉरगेटिंग। मैंने आपको क्या बताया? फिजिकल, टाइम, मटेरियल। we'll do a proper session on this maybe, sure. because boundaries एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बाउंड्री बनाना भी सिखाना होता है। हाँ नहीं, ये 3 भी बहुत ऑब्वियस थी, बट ये लोग बाउंड्री कंसिडर नहीं करते ना, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, बाउंड्रीज को अक्सर लोग कहते हैं भाई बाउंड्रीज बिल्कुल उन वॉल्स की तरह हैं। फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल बाउंड्री ये मटेरियल से मिलती जुलती होंगी? नहीं, फाइनेंशियल बाउंड्री है मेरे कैश पे मेरा कितना हक है और कितना कंट्रोल है। और मैं अगर कुंवारी हूँ या कुंवारा हूँ तो मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक केस था, एक बड़ी बाशूर खातून थी, उन्होंने कहा जी मैं अपने बच्चे की अब शादी करने वाली हूँ, लेकिन जब से मंगनी हुई है, जिस तरह वो मुझे पहले पैसे देता था, दे रहा उसी तरह है, घर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अब सवाल बढ़ गए। इनको क्यों दिया? कितनी ग्रोसरी आई थी? मम्मी ये वाले पैसे अभी तो दिए थे, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग, सही है। अब वो माँ की डायनामिक्स तुमने पहले सेट कर दी, सही है। अब क्या तरीका होना चाहिए? अब माँ तो माँ है, बेटे को तो कुछ नहीं कह रही, उनको क्या लग रहा है आने वाली जो है वो बखराट है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही हुआ क्या? औरत की दुश्मन हो रही है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। उस लड़के को भी नहीं सवाल जवाब करना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए क्या वो खुल के माँ से बात कर सकता है कि जी जब मेरी बीवी आ जाएगी तो मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इस तरह से बढ़ जाएंगी। उन्होंने डिस्कशन भी नहीं किया होगा फाइनेंसेस का करना क्या है, ठीक है। ये देखना, अगर आप इस एंगल से आओगे ना कि जी मेरी माँ फुआड़ है या मेरी माँ सुगड़ है या मेरी माँ कितने बजट में कितना अच्छा चला लेती है, तुम नहीं चला सकती, कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए। ये दिल तोड़ने वाली बात है। हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी के अपने डायनामिक्स होते हैं। एक तरीका था, मेरी सास अपना फाइनेंसेस मैनेज कर रही थी, मैं अपने तरीके से मैनेज करती हूँ। गलत सही कोई नहीं है। समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू इज़ गुड, व्हेन इट डजंट वर्क चेंज इट, ट्वीक इट विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। रियलाइज़ करें कि अब वक्त इसको बेहतर करने का आ गया है, बेहतर करने का आ गया है। मैंने बदलना नहीं बोला। आपने अभी जो बात की ना कि इसके लिए इमोशनली अवेलेबल होना और इमोशनली इंटेलिजेंट होना लड़कों का बहुत ज़रूरी है। ये आज़ाद चाय वाला है, सही है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी एक दफ़ा, भले उनकी 10 बातों से मैं राज़ी ना होता हूँ, लेकिन एक बात बड़ी प्यारी की थी कि लड़कों को सबसे बड़ा मसला ये है कि घर वालों को पूरी सैलरीज पूरे फाइनेंसेस बता रहे होते हैं, ठीक है। तो खुदा का वास्ता ये ना करें, क्योंकि सबसे पहले पैर पे कुल्हाड़ी आप जब भी मारते हैं, क्योंकि आपके फाइनेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक लड़का है जो कि मेरी फ़िटनेस कोचिंग वगैरह ली थी उसने, तो अक्सर जैसे ये 22 साल के और 25 साल के एक होता है, तो ज़ाहिर आपकी मेरी देखते हैं चीज़ें देखते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ात भाई एक आपसे बात करनी है। शादी हुई थी 3-4 महीने हो गए थे, वो गायब हो गया था बीच में। तो ऐसे एक दिन यार कॉल करनी है आपको, मैंने खैर कर लो। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, फिर उसने मुझे सिर्फ एक चीज़ जो थी पूरे 1.5 घंटे का उसने रैंट किया, सिर्फ एक चीज़ जो थी जहाँ मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तुमने अपनी अम्मी से जिस तरह बात की है ना, अव्वल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और जो तुमने डायनामिक्स सेट कर दिए थे उसको तुमने क्वेश्चन किया, और झटके में नहीं खत्म हो सकता। और अब वो पलट के कहाँ आ गई, वही बात हुई जो आपने कहा कि आ कहाँ से रहा है, अभी तुम्हें कुछ चलाने वाली आ गई है, जबकि फटी तुम्हारी थी। अब तुम्हें पता चल गया था कि यार अब ये काम हो गया मेरा, अब कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या किया, इससे बेहतर कि वो बात करते और डायनामिक्स को सेट करते, रीसेट करते, उन्होंने कर ली बदतमीज़ी। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये नहीं करनी चाहिए थी आपको, क्योंकि रिस्पेक्टेबल बाउंड्रीज जो भी होती हैं, बात करने का हमेशा तरीका होता है। और यही तो देखें, मेरे लिए ना मर्द की लाइफ जो है ना बड़ी मुश्किल है।
ख़ासतौर पे एशियन मर्द की, ठीक है, वो दो औरतों के बीच में बैलेंस ट्राई करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये मुझे लगता है कि इसमें पूरे पूरे बैचलर्स मास्टर्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, मज़ेदार बात है फहद, मैं ये कहती नहीं हूँ होता आप कुछ दो भी। औरतों के बीच में नहीं, आप इसको टग ऑफ वॉर मत समझें, क्योंकि आपकी माँ से ताल्लुक़ आपका पेट से है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी आने वाली जो बीवी है वो आपकी माँ से मुकाबला नहीं कर रही। देखिए ये तो आप कह रही हैं, ठीक है, लेकिन ना ये सोसाइटल प्रोग्रामिंग जो है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। फॉर एग्जांपल जैसे उसकी माँ ने, मैंने उससे पूछा कि माँ ने क्या कहा, फ़ौरन वही कहा उसने कहा फ़ौरन कहा कि अब वो आ गई है ना, तुझे चला रही है। हाँ। अब ये ये हमारी यहाँ पे उसकी प्रोग्रामिंग ट्रिगर हो गई कि यार शिट, एग्जैक्टली मैं फंस गया। एग्जैक्टली। अब मेरा इसमें कहना ये है कि देखें, छुपाना आई डोंट एग्री विथ, हाइडिंग इज़ नेवर बेनिफिशियल। स्टैट्स उठा के देख लें, आप रिसर्च उठा के देख लें, चाहे फाइनेंशियल नंबर्स आपके कम हो ज़्यादा हो, कभी क्रंच आता है कभी नहीं आता, आपके लाइफ पार्टनर को, बेशक आपके माँ बाप को पता ना पता हो, आपके लाइफ पार्टनर को पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हो रहा क्या होता है, मैंने देखा है डिस्टर्बेंसेस इस तरह की आती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर क्रंच आया, आपकी बीवी को कुछ पता नहीं है, उसको तो महीने के एंड पे एक सर्टेन अमाउंट चाहिए उसको घर चलाने, आपने अब दोस्तों से मांगना शुरू किया, उसको ये भी नहीं पता कि किसके मकरूज़ हो गए आप। सही बात है, ठीक है, कल को आप गुजर जाते हैं, अब आपके बेगम बच्चा पे इतना बड़ा कर्जा है, आपको पता है ना कि मैयत का कर्जा उतारना होता है, ठीक है, या माफ़ कर देने वाला। सो ये बड़े उलझन में पड़ जाते हैं फिर। यस, आप एशियन मर्द या देसी मर्द इस दबाव में इसलिए है क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस हाई नहीं है, ठीक है, और बाउंड्री सेटिंग नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मैं अभी पूछती हूँ, आप तो खैर काफ़ी सॉर्टेड हैं फहद, आपसे बात मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि देयर इज़ सो मच होप, ठीक है, बट माय पॉइंट, एक पॉइंट जो ऑडियंस भी बताना चाहे तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। एक एशियन मर्द के लिए लव्स फैमिली में कौन आता है? उसके माँ बाप या उसके बेगम बच्चा? क्योंकि एक एशियन औरत की फैमिली उसका मियाँ बच्चा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके माँ बाप नहीं होते। और ये बहुत गहरी बात है, और ये बात आई थिंक लोगों को इस तरह से भी समझनी चाहिए इसमें कि सारी इमोशनल इंटेलिजेंस है इस बात में। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। बिकॉज अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने माँ बाप से कोई क्यों बदतमीज़ी करेगा? उनको जानता है वो, उनकी इनसाइट्स जितनी भी हैं वो आप लोगों के बीच में। नए आने वाले को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो एक तो शुरू में समझ भी जाए, उल्टा उसको इतनी मोहलत देनी चाहिए, इतना टाइम देना चाहिए, इतना इंटरेक्शन रखना चाहिए इस तरह का ट्रांसपेरेंट किस्म का कि वो नया आने वाला भी जेल इन कर जाए। सही बात है, ठीक है। प्लस आप ये बात समझ लें कि जो फाइनेंशियल बाउंड्री की मैं बात कर रही थी, वो बाउंड्री स्पाउस से नहीं है, बाकी सबसे है। सो अगर आप पहले एक सर्टेन अमाउंट दे रहे थे घर पे, तो आप बताएं कि जी क्योंकि अब मेरी फैमिली बढ़ रही है, आप सजेस्ट करें, आप लोग माँ बाप से पूछें ना, आप सजेस्ट करें कि मैं अब आप लोगों को कितना दूं और बीवी को कितना दूं शुरू में, क्योंकि मुझे भी तंगी ना हो। आप विन विन क्रिएट करवाओ ना, गिव देम। इतनी बात करने का ना, बस क्या बोलूँ, मेरे मुँह से वो वर्ड नहीं निकलेगा अभी। लेकिन आपको सजेशन ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये वर्केबल सोल्यूशन है। इसमें भी डरते हैं लड़के, मैंने देखा है लड़कों को डरते हुए इसमें कि यार हम बात करेंगे तो इसमें एक इंप्रेशन ही आएगा। हाँ, फियर इज एन इमोशन। किस बात का फियर है? फेमिलियरिटी खत्म हो रही है ना, डायनामिक्स चेंज होंगे तो फेमिलियर नहीं रहेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अनचार्टेड टेरिटरी, दैट्स वेयर यू ग्रो, दैट इज़ वेयर यू ग्रो। यही मैं लड़कों को समझाता हूँ, क्योंकि देखें अगर हमने कुछ गलतियाँ की हैं या हमने कुछ सीखा है, तो सिंपल सी बात देखें, मैंने 9 to 5 खैर बात का और अपनी बेगम को सबसे पहले टीम में लिया, ठीक है, सारी चीज़ें कंफर्म की कि भाई ये होने जा रहा है, कि होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त यहाँ से ग्रुप एम छोड़ रहे थे, ठीक है, ग्रुप एम छोड़ना कोई कम बात थोड़ी होती है। और इसी तरह ही स्पोक टू मी। अच्छा, मेरे अब्बा आर्मी में थे, तो जाहिर है मंथली इनकम वाला हमारा जॉब ओरिएंटेड माहौल था। मेरी अम्मा वालों का भी ऐसे ही था, तो मैं तो बड़ी उसी में हुई हूँ, ठीक है। तो और मैं जब शादी हुई तो उस वक्त यहाँ से फ्रीलांस करते थे, बट फ़ौरन ही इनकी फिर AOI में हो गई थी, एंड देन ही मूव टू ग्रुप एम इन ड्यू टाइम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह
ग्रोथ भी हो रही थी और जो यासिर के स्ट्रेसेस थे वो भी मेरे सामने थे। 2 बच्चों के हम पेरेंट्स बन चुके थे। तो जब इन्होंने छोड़ने का कहा ना कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी, आई एम गोना डू माई ओन थिंग, सो माई ओन थिंग पे ना मेरा मुँह ही हो गया था, अच्छा। सही बात। बट अल्हम्दुलिल्लाह माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज हाउ डू यू नीड मी टू सपोर्ट यू, क्योंकि मैं उस वक्त कमाती नहीं थी। समझ रहे हैं आप, मैं फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं कर सकती, तो फिर मैं तुम बताओगे ना, तुम कैसे चाहते हो मैं तुम्हें हेल्प करूं, ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड फॉर अस, इट डजंट वर्क लाइक दिस फॉर मैनी पीपल, सही बात है। मैनी पीपल। जब आप एक चीज़ छुपाना शुरू करते हैं ना तो आप 10 चीज़ें छुपाते चले जाते हैं। आप उसको खुदारा बाउंड्री का लेबल दे के अपने छुपाने की आदत को इसके इसके कवर में ना डालें। नहीं, सही बात है। और मैंने तो शुरू से आई लेट बियर एवरीथिंग, क्योंकि ये वो डिसीजन था, भले उसको जब मैं सैलरी था, जब पता हो, लेकिन अब एक एक चीज़ पता होनी ज़रूरत है, क्योंकि अब हम साथ ही चलेंगे, जो लेके चलेंगे। और मेरे घर के, क्योंकि आपको हमेशा क्या करना होता है, जब भी आप इस तरह की एक वेल पेड जॉब से निकलते हैं, एक कंफर्ट जोन से निकलते हैं, तो आपको खर्चे कंट्रोल या समेटने पड़ते हैं। वो एक बजट लाइफ हो जाती है ना, बजट लाइफ हो जाती है। तो उसमें आपकी बेगम को पता होना चाहिए कि भाई घर किस तरह चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब हर महीने नहीं आएगा, तो किसी महीने 3 महीने की है, किसी 6 महीने में आदमी डोल ड्रम्स में गुजर रहा है, तो पार्टनर का अलाइन होना ज़रूरी है। और आप यकीन करें, मेरे साथ काफ़ी सारे 3-4 लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ ही ये जर्नी ज्वाइन किया था। तकरीबन 3 से 4 महीने में वो क्रैश कर गए थे, या फिर रोने की हालत इसलिए आ गई थी कि खुदा ना खासा इतने बड़े मसले नहीं थे, लेकिन उनकी बेगमात ने उनको तंग करना शुरू कर दिया था। मैं आपको बताऊँ क्यों, एक मेरे दिमाग में जो वजह जो मेरे दिमाग में आती है, देखें, शादी से पहले कभी फाइनेंस डिस्कस ही नहीं हुआ। हाँ, शादी से पहले कभी ये तय ही नहीं हुआ कि जी मेरे हाथ में कोई पॉकेट मनी आएगी या मैं कमाऊंगी, और मैं कमाऊंगी तो उस कमाई का क्या होगा। तुम घर पे दोगे तो अपने बहन भाई को सपोर्ट करोगे, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, मर्दों की जिम्मेदारियां कम है, मुश्किल बातें जो करनी होती तो हैं। ये मुश्किल बातें अगर पहले से मालूम हो तो बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड होकर उस रिश्ते में घुसता है। और ऐसा नहीं कि मैनेजेबल नहीं होता, मैनेजेबल होता है। ये तब मैनेजेबल ज़्यादा अच्छी तरह होता है व्हेन यू आर अवेयर एंड व्हेन यू वर्क लाइक अ टीम। गोल बनाना ज़रूरी है, इंडिविजुअल गोल प्लस शेयर्ड गोल। आई टीच दिस ऑल्सो कि आपको कैसे बनाना है। आपके डील ब्रेकर्स अपनी जगह, बट आपकी ऑब्वियसली एक सर्टेन पर्सनल बाउंड्री भी तो होती है ना कि यार ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किसी को क्या एग्जांपल दूं कि यासिर का मुझसे क्या छुपा हुआ है। ठीक है, अक्सर वो मजाक में कहते हैं तुमने अभी मेरा सिर्फ प्यार देखा है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने सब देख लिया। ठीक है, वाई डू आई से दैट, बिकॉज हमारी आपस में ट्रांसपेरेंसी बहुत है। इवन यहाँ तक कि मुझे मालूम है कि वो अपने पार्टनर से कितना क्लोज है, मैं वैल्यू करती हूँ। ठीक है, उनके पार्टनर को एक आध दफ़ा मैंने इट वाज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी व्हेन आई टोल्ड हिम कि मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ कि आप यासिर के पार्टनर हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यासिर का स्ट्रेस आधा हो जाता है। बड़ी बात है, और इसको एक्नॉलेज करना, ठीक है, ये आप बग़ैर माइंडफुल हुए कैसे किसी की एफर्ट को एक्नॉलेज करेंगे। ठीक है, एंड अनदर थिंग, जब आप क्वालिटी टाइम अगर आपका पहले से तय हुआ हो, आपको पता हो कि इस शख्स की लव लैंग्वेज क्या है, तो आपको लव लैंग्वेज को इस्तेमाल करना भी तो सीखेंगे ना आप। सही बात है। खाली पता होना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज इज़ नॉट पावर, मेक एक्शनेबल स्टेप्स। सो उस लव लैंग्वेज के इस्तेमाल को कैसे आप यूटिलाइज़ करेंगे। आपको पता है बुशरा पूरा दिन अगर काम करिए, आप जाके 1-2 काम में अगर हाथ बटा दोगे, वारी सदके हो जाएगी वो। ऐसे ही। ठीक है, कुछ लोगों को हग्स अच्छे लगते हैं, आप कुछ ना बोलें, आप जाके 2-4 हग कर दें, वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, गिफ्टिंग का मतलब ये नहीं है कि महंगा ही तोहफा होगा। किसी की लव लैंग्वेज अगर गिफ्टिंग है तो आप छोटे छोटे पोस्टिट्स छोड़ के जा सकते हैं, गुलाब का फूल ला के दे सकते हैं, बाहर क्यारी में से तोड़ के दे दें। जेस्चर काउंट्स। सही बात है। ठीक है, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, किसी को अच्छा लगता है सुनना, यार मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम जब ये करती हो, या मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये करते हैं। आप छोटी सी बात है, जैसे एक दफ़ा बहुत पहले आई वॉजंट इवन ट्रेंड बैक देन, तो यासिर ने कहा मुझे इतना अच्छा लगता है तुम दरवाज़ा खोलती हो ना बड़ी सी स्माइल के साथ, मैं आता हूँ घर, एंड आई स्टिल डू दैट। मेरी हार्ट बीट चेंज हो जाती है जब मेरा मियाँ घर में एंटर होता है, आज भी। क्यों? कुछ ऐसा करना चाहिए ना।
सही बात। और ये इसलिए नहीं मैं बता रही हूँ कि लोग हिरस करें और ग्रीड करें और एनवी करें कि जी ओ ये बड़ा यूनिक कपल है। नहीं भाई, हमने मेहनत की है, सही बात है। हम रोज़ मेहनत करते हैं। मैं जो नई चीज़ सीख रही होती हूँ मैं घर में अप्लाई करती हूँ। हाँ, स्ट्रगल्स हैं, अपनी जगह हैं, और वो स्ट्रगल्स भी छुपे हुए नहीं हैं फ़हद। आई डोंट हाइड कि मुझे क्या चीज़ ट्रबल कर रही है। आई डोंट हाइड कि मुझे किसी चीज़ में हेल्प चाहिए। और यासिर को भी इतना अंदाज़ा है, यासिर अब मुझसे शेयर करते हैं। हाँ, अगर वो कोई चीज़ ट्रबल शूट कर लें तो उसकी ज़रूरत नहीं महसूस करते मुझसे शेयर करने की। बाय द वे बता देते हैं, एज अ प्रॉब्लम नहीं बताते। बट लड़कों की वायरिंग क्या होती है, अगर आपको कुछ बताया ना तो आप उसे ट्रबल शूट करने बैठ जाओगे। सो प्लीज़ बेयर इन माइंड कि इफ़ अ पर्सन इज़ कमिंग टू यू एंड सेइंग कि पता है आज क्या हुआ, यूँ हो गया, ये हो गया, होल्ड योर एडवाइस, डोंट गिव एडवाइस। आस्क, पूछ लें तुम्हें मेरा मशवरा चाहिए या बस मैं सुन लूँ। ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी क्योंकि कई दफ़ा आप इस पोजीशन में ही नहीं होते कि आप उस मसले को हल कर सकें। यूनिक मसला होता है। भाई अगर इन लॉज रिलेटेड कोई मसला है, हाँ, बंदा हाँ। पिसता क्यों है? क्योंकि वो उसको हाँ। सुलझाने बैठ जाता है। हाँ। नो, देर आर सर्टन स्ट्रगल्स जो कि उस औरत ने खुद करने हैं ताकि वो सीखे और समझे और ग्रो करे। देर आर सर्टन स्ट्रगल्स जो उस मर्द ने करने हैं जो सीखे, समझे और ग्रो करे। वो दोनों एक दूसरे को समझ के ग्रो कर सकते हैं। हर दफ़ा अम्मी, अब्बू, बड़े भाई, बड़ी बहन, इनके मशवरों की ज़रूरत नहीं होती। व्हाट इज़ नीडेड इज़, मैं आमतौर से, क्योंकि मेरा मेंटर कहता है व्हाट यू राइट यू इनवाइट, मैं कहती हूँ लिख लो ना। सो जो बाउंड्री में मैं बनवाती हूँ ना, वो भी लिख के बनवाती हूँ। इसी तरह जब प्रॉब्लम, आप कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आप लिख लेंगे सही तरह से, सही अल्फाज में, तो आधा मसला वहीं हल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ब्रेक डाउन कर सकेंगे कि अच्छा क्या ये ओपिनियन है, क्या ये असल में हो रहा है, क्या इसको देखने का कोई और तरीका है। अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ यही हो रहा होता तो मैं क्या मशवरा देता। आपकी अपनी सेल्फ टॉक उस बारे में कैसी है, आपने उसको क्या मीनिंग दिया। मतलब मैं किस किस को कोट करूँ, टोनी रॉबिन्स इस बारे में बात कर चुका, इंटरनेशनल कोचेस इस बारे में बात करते हैं। हाँ, मेरे पास जो प्रॉब्लमेटिक बात आती है वो ये आती है कि मैरिज काउंसलर्स एक तो टाइम बहुत ले रहे हैं, ठीक है, वीकली थेरेपीज़ हो रही हैं, सेशंस हो रहे हैं, बट जो मुझ तक पहुंच रहे हैं स्पेशली काउंसलिंग के बाद या थेरेपी के बाद, बहुत कम ऐसे हैं जिनको फ़ायदा हुआ है। तो मेरे लिए थोड़ी सी अलार्मिंग बात है, यू नो, कि क्या है अब इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ में क्या हम अभी भी ट्रेडिशनल थेरेपीज़ दे रहे हैं? उससे लोगों के घर बेहतर नहीं हो रहे। सही बात है। सो वी नीड समथिंग न्यू, वी नीड समथिंग फास्ट, वी नीड समथिंग दैट गिव्स 100% गारंटीड सोल्यूशन। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी रिसेंटली नोट की है, कुछ ऐसे कपल से या फिर ऐसे दोस्तों से मेरा वास्ता पड़ा जो अपने जब ग्रीवेंसेस शेयर करते हैं, क्योंकि अब सिलसिला सारा ये है कि अल्लाह का शुक्र है वी हैव बीन अप्रोचेबल, थोड़ा मैं भी ज़रा बड़े करता भाई, रहता हूँ। हाँ, बड़े भाई वाली बात जो है ना, क्यूट। हाँ कि यार बड़े भाई की तरह हम सिर्फ वो कंधा चाहिए एक रख के रोने के लिए। हाँ। तो जब अपने रोने रोते हैं तो बेचारे फिर बताते हैं कि एक बंदे ने मुझे बताया कि भाई मेरी बेगम ने मुझे कहा कि यार ये चीज़ थी, अगर ये चीज़ ना होती तो शायद आज हम साथ ना होते, तो आई अप्रिशिएट कि तुमने ये किया। अभी भी उसके साथ ये कंडीशंस लगी हुई हैं। सही है, अभी भी कोई बात होती है तो बोलता है यार वो फ़ौरन हमें बोलती है, और ये एक नहीं 3-4 लोगों से मैं सुन चुका हूँ, क्योंकि लड़कियाँ इतनी वोक हो गई हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं कि हर चीज़ पे कंडीशन लगा देती हैं अगर ऐसा होगा। और मुझे लास्ट टाइम आपके साथ एक कपल पॉडकास्ट किया था मैंने यासिर भाई का, यासिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार देखो ये चीज़ तो साइड पे कर दो कि हम शायद ना होंगे साथ या नहीं करेंगे, इसको कंडीशन से निकालो। क्यों है? हाँ, ये ऑप्शन क्यों है? सबसे पहले क्योंकि तुमने पहले ही विंडो खोल के रखी हुई है कि हाँ यार ऑप्शन भी है, मैं निकल जाऊँगी या निकल जाऊँगा यहाँ से। बिल्कुल। इसको कर दो साइड पे। एज ए टीम इसको सॉल्व करना है या टीम से बंदे को निकाल के इंडिविजुअली सॉल्व करना है, इसका मतलब तुम इंडिविजुअली सोच के बैठे हुए हो। तो मैंने कहा यार, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ इसके बाद, इसका मतलब है अनकंडीशनल लव तो ये है ही नहीं, क्योंकि कंडीशन तो तुमसे पहले ही लग गई है। हाँ। तुम्हें निकाल के लगनी चाहिए कंडीशन, क्या You तुम know हो, what it goes to show, लेट्स फहद? डू इट। You know what it goes to show? It goes to show कि लव से पहले जो कनेक्शन होना था वो नहीं है। वो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लव कई तरह का है, ठीक है। एक लव और अफेक्शन हम भी शेयर करते हैं बिकॉज हम कोलीग्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही और हमारी एक बड़ी अच्छी वाइब मैच करती है, ठीक है। लेकिन ये रोमांटिक लव नहीं है। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एक्सपेक्टेड होता है वो रोमांटिक लव होता है।
बिला वजह नहीं आता वो। ऐसे ही सही कह रहे हैं। जब आपने मेहनत ही नहीं की इस रिश्ते पे, कनेक्शन बिल्ड नहीं किया। कनेक्शन बिल्ड करने का क्या मतलब है कि आप एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझें, उसको इस्तेमाल करें, आप एक दूसरे की नीड्स को आगे रखें, अपने स्पाउस को प्रायोरिटाइज करें, क्वालिटी टाइम उसके साथ शेयर करें। नीड्स की मैंने बात की तो आपको अंदाज़ा होगा ना कि हाँ यार ये मेहनत हो रही है। कनेक्शन की फाउंडेशन बन गई है ना, उसके ऊपर फिर आप अपनी इमारत खड़ी करना शुरू करेंगे ना। बहुत और से लड़के लोग बेवकूफ़ पिसे जा रहे हैं, लड़के बेवकूफ़ में पिसे जा रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ लड़के कि ना। प्रूफ किए जा रहे हैं कि हाँ ठीक है। मैंने कहा भाई ये तो गलत है। अच्छा मुझे एक बात बताए फहद, देखें सिक्योरिटी देना दोनों का काम है, बिल्कुल एक दूसरे को। ठीक है। एक ये स्पाउस मर्द का अगर, डोमेन समझा जाता है। ठीक है, अब एक मर्द, आप एक मर्द हो, ठीक है, ठीक है, आपने बुशरा को कह दिया कि जी मैं 9 to 5 छोड़ के अब ये करूँगा, सिक्योरिटी उसको फिर भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और मुझे खाली उसकी चाहिए थी, फाइनेंशियल नहीं, और मुझे उसकी चाहिए थी, जब हाँ, तो बताया मैंने उसको कि या मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ये मुझे छोड़ के ना चली जाए। हाँ इट्स टू वे ना, ऐसे ही ठीक है। दोनों में से कोई एक अगर वो सिक्योरिटी ना दे पा, और क्या है, नो आई विल लिव जस्ट एज लाइफ कम्स, आई यू नो मोमेंट टू मोमेंट, डू यू थिंक दैट गर्ल विल स्टे? नहीं नहीं कभी नहीं। मोमेंट टू मोमेंट किसी लड़की के लिए कोई फ्यूचर नहीं बताता। लिविंग इन द मोमेंट इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी गुड, बट टुगेदर इट्स ब्यूटिफुल। लिविंग इन द मोमेंट टुगेदर इज़ ओनली पॉसिबल कब आप जब बात करें ना कि हाँ यार, वही बात है, किसी को देख के मुस्कुराहट आ रही है, उस मोमेंट में आ रही है ना, ये छोटी छोटी जॉय बिल्ड हो रहा है ना। हाँ, एक बंदी आपसे पूछना चाह रही है हमारा फ्यूचर क्या है, आप उसे क्या दिखाओगे? ब्लैंक स्लेट। आप उससे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आपको ये फियर है कि ये पकड़ लेगी। तुमने तो मुझे कहा था, चांद सितारे दिखाए थे, तो भाई चांद सितारे नहीं दिखाओ, रियलिस्टिक पिक्चर तो दिखा सकते हो। रियलिस्टिक पिक्चर में ये क्यों कह रहे हो कि जी आई तो लिव बाय इन द मोमेंट, तो मुझे नहीं पता कल मैं हूँ ना हूँ। तो जब तुम कल हो नहीं हो तो फिर ये भी नहीं होगी भाई। ऐसे ही है। तो आप क्या बातें शेयर कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सोचना पड़ता है ना। ये क्या ये चीज़ रिफ्लेक्शन नहीं मांगती? अभी कल मैंने एक वही जाकिर खान के एक वीडियो देख रहा था, एक पॉडकास्ट में, उससे पूछा कि मेनी पीपल हैव बीन सफरिंग या मेनी पीपल हैव बीन स्ट्राइविंग टू गेट लव ऑफ देयर लाइफ, और उनको लगता है कि यार पार्टनर होगा तो सब कुछ होगा, तो इज़ दैट नेसेसरी? तो मैंने शेयर भी किया था, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा नहीं, दी ओनली नेसेसरी थिंग इज़ सिक्योरिटी। वो आप अकेले भी बिल्ड कर सकते हैं अपने आप पे काम करके। हाँ। सही है। और उसके बाद अगर वो आपकी जर्नी है, अगर कोई साथ है उस सिक्योरिटी में आपके, तो वारे नहीं आ रहे, नहीं है तो कम से कम आप सिक्योर फील करने चाहिए अपने स्किन में। सो आप जब शादी करना चाहते हैं ना, तो आपको पहली चीज़ जो कंसिडर करते हैं ना, वो ये करते हैं यार मैं अपनी ज़िंदगी इसके हाथ में सौंप रहा हूँ। सही बात है। मैं अपना फ्यूचर इसके हाथ में सौंप रहा हूँ। तो क्यों कोई नहीं जानना चाहेगा कि मैं कितना सिक्योर हूँ? लड़का लड़की दोनों के लिए कह रही हूँ। बिल्कुल। सो ये बातें तो शादी से पहले तय हो जानी चाहिए ना, कि यार आई विल नीड दिस रीअश्योरेंस। यू नो, आज तक मैं यासर को बोलती हूँ, पहले शुरू में मुझे सुनना होता था, मुझे कहा करो आई लव यू, मुझे सुनना है। अब मुझे नहीं सुनना है, अब मेरे लिए हक काफ़ी होता है। ठीक है, बट ये उस यासर को कौन बताएगा? वही थोड़ी आएगी, मैं बताऊंगी ना। तो जिस तरह से मैं इवॉल्व हो रही हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू कीप हाइडिंग, तो हम साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे। सही। पेस ऑफ ग्रोथ डिफरेंट हो सकता है। नाउ दिस इज़ समथिंग जो कि मैं चाहती हूँ कि हम आज डिस्कस करें। एक स्पाउस है जो ग्रो कर रहा है, एक स्पाउस है जो नहीं ग्रो कर रहा। कितना अरसा बग़ैर रिजेंटमेंट के ये लोग रह सकेंगे आपके ख्याल में? हाँ, एक वक्त आएगा जो डिसाइसिव मोमेंट होगा, जहाँ पे होगा कि यार तुम्हारे पास टाइम था, तुमने ग्रो नहीं किया। जैसे हम एक केस भी डिस्कस कर चुके हैं, एक पहले पॉडकास्ट में मैं यासिर भाई भी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ गए हैं उसके। वहाँ भी रिजेंटमेंट थी कि यार मैं ग्रो कर गया, इसने ग्रो नहीं किया। तो जिम्मेदारी जहाँ थी वहाँ पे जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी नहीं या फिर ली नहीं, बट ब्लेम रख दिया। मतलब डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, और बड़े ऑब्वियस डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब मेरा ये कहना है, और मैं ये सिखाती भी हूँ, कि ज़रूरी नहीं है कि जिस ग्रोथ के पेस पे आप हैं उतना ही एम्बिशियस आपका स्पाउस हो। उसका एम्बिशन क्या है, उसका गोल क्या है, वो पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी और यासिर की मिसाल देती हूँ।
मैंने यासिर से पूछा, यासिर आपको शौक है कि जी लेगेसी हो, फेम हो, हाँ कुछ हट के करूँ? तो ही जस्ट सिंपली स्माइल्ड एंड सेड नहीं, मैं इसी में खुश हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूँ, मैं अच्छा प्रोवाइडर हूँ तुम लोगों के लिए, तुम हंसो, बच्चे खुश हों, बच्चों की एजुकेशन पूरी हो जाए, एंड देन द होल थिंग ना, जो कि एक देसी मर्द की अपने आप से एक्सपेक्टेशन होती है, जिसमें वो फील करता है कि यार मैंने ये कर लिया, उसके बेर मेरे में ही बहुत ठीक है। वो कहता है मुझे नहीं शौक है मशहूर होने, हो जाऊँ अलग बात है, बट गोल नहीं है। गोल नहीं है। तो मैंने उसे कहा अच्छा, लेकिन मेरा तो गोल है कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। आपको पता है मैं इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर हेल्थ के वाहिद इंटरसेक्स एजुकेटर हूं इस वक्त पाकिस्तान में, और मैं वाहिद WPATH मेंबर हूं इस वक्त पाकिस्तान की, ठीक है। मैंने पता कराया और कौन डॉक्टर है जो कि WPATH का मेंबर हो, देयर इज़ नो वन एल्स। इट ब्रिंग्स मी सिग्निफिकेंस। आई एम ब्रिंगिंग अ फील्ड इन पाकिस्तान दैट डजंट एग्जिस्ट, काइंड ऑफ अ लेगेसी आई विल लीव बिहाइंड, कि यार हाँ ठीक है, हम मेरे बच्चे कहेंगे हमारी माँ ने कुछ डिफरेंट किया। I want that. I want a unique relationship with my children. मेरा गोल ये है कि मैं कल मर जाऊँ, मेरे बच्चे के यार हमारी माँ हमें इंटरेस्ट लेती थी, हमारी दोस्त की तरह थी, हाँ हमें डंडा भी करती थी लेकिन बहुत प्यार से, ठीक है। मेरा गोल और यासिर का गोल फ़र्क हो गया ना, ठीक है। तो मेरी जो ग्रोथ की पेस है वो उससे डिफरेंट है, मेरे कोर्सेज की डायरेक्शन, मेरे अपने अंदर इन्वेस्ट करने की लगन बिल्कुल फ़र्क है। क्या वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा? सही बात है। ठीक है। डू आई हैव टू होल्ड स्पेस फॉर हिम? हाँ, जब तक यासिर ने NLP नहीं किया था, आई वॉज होल्डिंग स्पेस फॉर हिम, नॉट थिंकिंग कि जी मैं NLP कोच बन चुकी हूँ अब मैं इसे साइड करूँ। क्योंकि एक बंदे में ग्रोथ का पोटेंशियल दिखता है ना, अपने स्पाउस को हर कोई पहचानता है ना। हर किसी को आजकल शौक हो गया कि जी मैं तो नार्सिसिस्ट के साथ रहती हूँ। इस कदर मैं ये लेबल सुन रही हूँ। नहीं, द रीज़न आई गॉट बुशरा इनटू NLP, मतलब मैंने भी इसलिए कराया था क्योंकि मुझे पता था पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल जानना भी किसका काम है भाई? माशाल्लाह अब्दुल्ला फर्स्ट टाइम एसोसिएट प्रैक्टिशनर में बैठा, इन्वॉल्व रहा, क्वेश्चन। अच्छा, उसके लिए आसानी इसलिए होगी क्योंकि मैं ये लैंग्वेज यूज़ करती हूँ घर में। हाँ, रिलेट कर रहा होगा। हाँ, आसान भी हो गया टास्क करना उसके लिए। क्यों हम ये कर रहे हैं फ़हद? आज से बेटा मेरा 15 साल का है, आज 15 साल में वो चीज़ सीख रहा है जो मैंने 35 में सीखी थी। 20 ईयर्स का डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है। सही बात है। कोशिश एज अ पेरेंट कोशिश है ना कि अब ये वो बच्चे हैं जो ग्रो करके अब फिर स्पाउसेस ढूंढेंगे और अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश करेंगे। दुनिया तो केओटिक रहेगी, दुनिया अनसर्टन रहेगी, ऐसे ही मज़ीद अनसर्टन होगी। अनसर्टन होगी तो सर्टेनिटी कहाँ से आएगी? अपने अंदर के कॉन्फिडेंस से, अपनी माइंडफुलनेस से, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के हाई होने से वो सर्टेनिटी आएगी। इसको कंक्लूड करते हैं। मुझे ये बताएं कि प्री मैरिटल कोचिंग के लिए कल्चरली इसको एक्सेप्टेबल करने के लिए फॉर द पेरेंट्स, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, कि हाँ यार ये चीज़ें थोड़ा सा पेट्रनेज भी मिले इन चीज़ों को ना, कि हाँ यार अगर इफ़ शी और ही वांट्स प्री मैरिटल कोचिंग, तो हमारे तो ये होता है ना, अम्मा अब्बा बता देंगे भाई और क्या चाहिए, या फिर ये चीज़ें तो बड़ी अंडरस्टूड बातें हैं, ये होती आ रही हैं, तो है, हाँ कंपेटेबल अंडरस्टूड होती भी आ रही हैं। तो कौन सी बड़ी अच्छी है, हाँ लड़का बाहर है, फैमिली बहुत अच्छी है, तो कौन सी ऐसी एक या दो चीज़ें हैं जो कि लड़के और लड़कियों को बाय द एज ऑफ 18, 19, 20 जो भी उनकी मैरिटल एज है, तो क्या 2-3 चीज़ें उनको अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से, ताकि वो इस तरफ आएँ और अपने स्टेक होल्डर्स को भी कम्युनिकेट कर सकेंगे, या दिस इज़ द रीज़न वी आर गोइंग इनटू दिस कोचिंग? मुझे ऐसा लगता है कि लव्स डेटिंग की गुंजाइश नहीं है, हमें नेटवर्किंग पे जोर देना चाहिए। ओके। Because when intention is networking, you are trying to get to know the person, not cash them for something. आप नेटवर्किंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ म्यूचुअल बेनिफिट निकल आता है, विन विन क्रिएट हो सकता है उसी नेटवर्किंग में आपको। अच्छा, मज़ेदार बात, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे प्रोग्राम से, वर्कशॉप से, मास्टर क्लास से। जिन लोगों ने प्रीमैरिटल कोचिंग ली है उनको क्योंकि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आता है तो वो नेटवर्किंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। उसका फ़ायदा उनको प्रोफेशनल लाइफ में भी हो रहा है। सही है। ठीक है, नाउ दे अंडरस्टैंड कि कोई उनको मिसयूज़ नहीं करेगा, वो बाउंड्रीज़ के साथ बात करेंगे और कम्युनिकेट जल्दी इफ़ेक्टिवली करेंगे। सही। ठीक है, सो पेरेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि अगर उनकी औलाद, लड़का हो लड़की हो,
वो किसी नेटवर्किंग इवेंट पे जाता है या मुलाकात करने जा रहा है, तो उसकी इंटेंशन पहले से सेट हुई हुई है। वो किसी को एक्सप्लॉइट करने नहीं जा रहा, वो वक्त ज़ाया करने, छुप के डेट करने नहीं जा रहा। पेरेंट्स को बता के जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से लोग डरते हैं कि पेरेंट्स मना कर देंगे। पेरेंट्स नेटवर्किंग को मना नहीं करेंगे, पेरेंट्स डेटिंग को मना करते हैं, ठीक है। और ऐसे सिंगल्स, अच्छा इंटरेस्टिंगली पेरेंट्स ही जोर देते हैं शादी कर लो, बट देन पेरेंट्स ही मुलाकात करने जाने नहीं देते। तो थोड़ी सी अपनी हिपोक्रेसी भी कम करनी होगी कि क्या अलाउड है। देखिए, मॉडेस्टी हर चीज़ में होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट ना करें, ठीक है। मतलब अनलेस कि वो बंदा आउटराइट या बंदी आउटराइट ही इस तरह से मिंगल कर रही हो, ना एक सर्टन हम समझते हैं रेपॉर बिल्डिंग का एक तरीका है। ऐसे जिसने कोचिंग ली हुई होगी उसको रेपॉर बिल्डिंग आती होगी, उसको कनेक्ट करना आता होगा। कनेक्ट करें, कनेक्शन के बेसिस पे आप फिल्टर करेंगे कौन दोस्ती लायक है। फ्रेंडशिप होगी तो आगे पोटेंशियल होगा शादी का। दैट्स अ नेचुरल गुड वे ऑफ चूजिंग अ स्पाउस। ये खाली इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं कि जी दोस्ती ही प्यार है और प्यार ही दोस्ती है टाइप माहौल, या मैंने इस तरह किया, नहीं। मैंने भी प्रपोजल्स आए हैं, उनको मैंने भी असेस किया है, और उस वक्त मेरे पास ये टूल्स नहीं थे। तो मेरी भी मामा को ये लगता था कि क्या तुम ये इंटरव्यू लेने बैठ जाती हो, बिकॉज जो मदर आती थी साथ में पोटेंशियल के, वो ऑफेंड हो जाती थी कि जी तो बहुत बातूनी और बहुत बड़बड़, फास्ट फॉरवर्ड है, फास्ट यू नो। सो पेरेंट्स को ये तय करना होगा कि वो बच्चे की शादी अपने लिए कर रहे हैं या उसके लिए कर रहे हैं। इनकरेज करें वन ऑन वन इंटरेक्शन को, चाहे किसी की मौजूदगी में हो, कि वो कम से कम ट्रांसपेरेंट तरीके से बात कर सकें। बात किन चीज़ों के बारे में कर सकें? मैं कौन हूँ, मेरा दुनिया में पर्पस क्या है, मेरा कोई गोल है कि नहीं है, क्यों मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं शादी के लिए रेडी हूँ, क्या मुझे अंदाज़ा है शादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले मेरे की नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्यार एक दूसरे के बीच में वो फ़र्क होता है। यू कैन लव अ पर्सन बट यू मे नॉट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। पेरेंट्स की तरफ मेरा क्या नज़रिया है, उसका क्या नज़रिया है, ये नहीं हो सकता कि जी मैं एज अ बहू मैं अपने हस्बैंड की वालदा के खिदमत में लग जाऊँ। मेरा फ़र्ज़ ही नहीं है ये, मेरे मियाँ का फ़र्ज़ है। हाँ, मैं ओब्लाइज कर सकती हूँ अपने मियाँ के फ़र्ज़ को पूरा करके, खुशी खुशी अगर मैं करूँ तो। अगर मैं उनके लिए कुछ करती हूँ, मेरे मियाँ पे ये एहसान है जिसका रिवॉर्ड मुझे अल्लाह से मिलेगा। सही। इस्लामिक लिए अगर बात करें तो बाकी जिसका जो रिलीजन है वो उस लिहाज से देख ले, ठीक है। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, आप अपने डायनामिक्स खुद सेट कर सकते हैं, बट आप इस लायक तो बने कि आप वो डायनामिक्स सेट कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ना बचपन में अच्छी है ना बड़े होने के बाद अच्छी है। मम्मी डैडी होने का ये मतलब नहीं होता कि आप माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आप अपनी बीवी को तवज्जो नहीं दे सकते। कुछ लफ्ज़ ऐसे हो गए ना जिनके साथ स्टिग्मा अटैच हो गया है, ठीक है। मेरा मियाँ भी मम्मी डैडी है, लेकिन मेरा मियाँ बहुत अच्छा केयर टेकर है, बहुत अच्छा प्रोवाइडर है, बेलॉस भी कर जाता है, यू नो। मतलब उसका बहुत बड़ा दिल है। मैं अक्सर उसको कहती हूँ, यार आई विश आई हैड अ बिग हार्ट लाइक योर्स। मेरा नहीं है उतना भाई। मैं थोड़ी मैंने अपनी लिमिटेशंस खुद बनाई हैं बिकॉज मैं हर्ट नहीं होना चाहती। चले वो उसको हम बाउंड्री कह लेते हैं, ठीक है। बट मैं उस तरह से बेलॉस नहीं कर सकती। आई वुड वांट सम काइंड ऑफ रिटर्न। अब वो रिटर्न मॉनेटरी ज़रूरी नहीं है, रिस्पेक्ट से हो सकता है, अफेक्शन से हो सकता है, मॉरल सपोर्ट से हो सकता है, रिकग्निशन से हो सकता है, कई तरीके हैं ना। बट मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कि हाँ यार, आई लव एक्सचेंजिंग एनर्जी बिकॉज आई फील माई ग्रोथ इन इट। आपसे भी तो मैं सीखती हूँ ना, ठीक है। तो मुझे ग्रोथ का लालच है भाई, सही बात, मुझे ग्रोथ का लालच है, सबसे अच्छा लालच चाहिए। और मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप ग्रो कर रहे हैं ना तो आप दूसरों को भी कुछ ना कुछ देने लायक बन जाते हैं। हाँ, इट्स ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। चलें, ज़बरदस्त है ना। और काफ़ी ज़माने बाद इतनी ओपन माइंडेड टॉक रिलेशनशिप पे हुई, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं इस तरफ, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शनल वे में बातें ज़्यादा होती हैं, इस तरह से कम होती हैं जिसमें एक एवोल्यूशनरी ग्रोथ हो या फिर माइंडसेट पे बात की जाए,
अभी भी वही चल रहा है कि भाई क्या क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, लेकिन उसमें अपना सेल्फ अवेयरनेस का एलिमेंट लाके क्या करना चाहिए वो बहुत कम बात हो रही है। क्योंकि एट दी एंड आप भी आते हैं उस शादी में और आप भी अपना पार्ट लेकर आते हैं, दूसरा नहीं आता सिर्फ। बिल्कुल। चलें, और आपकी जिम्मेदारी होता है आपके ऊपर काम करना। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और आई वुड लाइक एवरीबडी कि आप लोग कमेंट करें, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद ये एपिसोड हुआ है। क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आप चाहते हैं कि ऐड होना चाहिए थी, सो दैट वी कुड इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ देम इन द नेक्स्ट एपिसोड्स। जब तक के लिए इजाज़त दें मुझे और सना को। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।